short kind of करके पी जाओ ना हाथ चढ़े होगा एक दिन क्या है So now good evening to all online वाले students. I hope voice, video and screen clear होगा तो उसका एक input दे दीजिएगा मुझे. फिर हम start करते हैं session आज को. Okay, fine. Okay. So basically जो आज के session में हम discussion करने वाले हैं, ठीक है? That is about the basics of the income tax. बट वो बेसिक्स जो आप इंटर में पढ़ के आए वो वाला बेसिक्स नहीं होगा. फाइनल का बेसिक्स थोड़ा क्या होता है, डिफरेंट होता है. बिफोर गोइंग इनटू दैट मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूँ अबाउट सब्जेक्ट के सब्जेक्ट में किस लेवल की हमारा स्टडी होने वाला है. क्योंकि जो इंटरमीडिएट में आप करके आए हो वो अभी क्या हो चुका है, फाइनल के लिए बेसिक्स बन चुका है. आपको मे बी इंटरमीडिएट में डीटी बहुत ज्यादा लेंथी लगा होगा, ठीक है, बट फाइनल के अंदर मैं आपको बोल सकता हूँ कि फाइनल में डीटी जो पढ़ने का मजा होता है वो इंटर से ज्यादा आता है. क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकल लाइफ से क्या होता है, ज्यादा कनेक्टेड होता है. ओके, सो इन इंटरमीडिएट यू आर फ्रेश, तो इनिशियली क्या होता है कि टैक्सेशन सब्जेक्ट लर्न करने में थोड़ा डिफिकल्टी आ सकती है. बट नाउ अभी आप एक्सपीरियंस हो चुके हो, इंटर में आप कंप्लीट करके आए हो, तो फाइनल के अंदर आई गारंटीड दैट कि आपको डायरेक्ट टैक्सेशन में क्या होगा, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज्यादा क्लियर होगा. सो आज के सेशन में जस्ट मेरा इंट्रोडक्शन तो देने की जरूरत है नहीं,
ठीक है। सो आपको मैसेज में भी पता ही होगा, कुछ स्टूडेंट्स नए होंगे तो उनको मैं बता देता हूँ। माई सेल्फ CMA भरत प्रजापति, आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन बोथ एट इंटर एंड फाइनल लेवल। ओके, सो जैसा कि हम जो भी डिस्कशन आज करेंगे वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट हाँ आपका सब्जेक्ट का जो ट्यून अप करना है और सब्जेक्ट के अंदर जो ग्रिप डेवलप करने के लिए आज का डिस्कशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो स्पेसिफिकली क्या है कि CMA फाइनल के अंदर जो डायरेक्ट टैक्सेशन का जो पोर्शन है वो किस तरह से हमें डील करना है। इसमें से आप इतना बता दीजिए कि कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो ओल्ड सिलेबस हैं। आप सब लोग तो जो फिजिकली बैठे वो तो सब न्यू सिलेबस के ही हैं, बट ऐसे कोई है कोई ओल्ड सिलेबस वाला? ऐसे कोई DT में फर्क नहीं पड़ता ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस, क्योंकि DT का सिलेबस तो गवर्नमेंट डिसाइड करता है, इंस्टीट्यूट नहीं डिसाइड करता, बट उसमें थोड़े सेगमेंट चेंज हो गए और कुछ बड़ा मार्जिन नहीं है। तो अगर कोई ओल्ड सिलेबस का हो तो उसको कोई सेपरेटली हमें लेक्चर्स लेने की जरूरत नहीं है, बट उनको सिर्फ वेटेज ध्यान में रखना है। ओके, इनफैक्ट न्यू सिलेबस में कुछ भी नया आता है तो वो अच्छा होता है क्योंकि वो अपग्रेडेड आता है। तो न्यू सिलेबस में डायरेक्ट टैक्सेशन का कंपोनेंट उन्होंने क्या कर दिया है, रेंज बढ़ा दिए, और जो कोर टॉपिक जिसके ऊपर आपका प्रैक्टिस का ग्रिप आ सकता है इन फ्यूचर, वो उन्होंने कंपोनेंट बढ़ा दिया है। तो जब तक है कोई ऑनलाइन स्टूडेंट में, आई थिंक अगर कोई है तो मैसेज में रिप्लाई कर देना, अदरवाइज मैं ऐसा ही मान के चलता हूँ। यस, मैं ऐसा ही मान के चलता हूँ कि सब लोग न्यू सिलेबस से ही होंगे। ओके, यस, बैठिए। यस, सो नाउ जो इनिशियल 5 मिनट में जो हमारी बात हुई, ठीक है, जो सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन हमें लेना है, ठीक है, एंड देन हम बेसिक्स के ऊपर जंप करेंगे। एंड बिलीव मी, बेसिक्स फाइनल लेवल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमें 15 से 16 लेक्चर चाहिए होंगे टू कंप्लीट बेसिक्स। ओके, तो सर बेसिक क्या हुआ उसमें? वो तो पूरा का पूरा एक चैप्टर हो गया। आप बात कर रहे हो 15-16 लेक्चर कौन लेता है? तो बेसिक्स मेरे हिसाब से DT के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम बेसिक्स में सिर्फ बेसिक्स नहीं डिस्कस करने वाले, उसके आगे के जो कनेक्टेड टॉपिक्स जो हम डिस्कस करेंगे वो भी आएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूं कि जो न्यू सिलेबस 2022 है, ओके, ओल्ड का भी मैं आपको आइडिया तो दे ही दूंगा, कहीं एक आधा बच्चा ओल्ड सिलेबस का हो तो उसको पता रहे। न्यू सिलेबस के अंदर उन्होंने पेपर नंबर 15 रखा हुआ है, जिसका नाम है डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। ओके, जो ओल्ड सिलेबस में पेपर नंबर 16 था। ओके, सो ओल्ड सिलेबस अगर किसी को आइडिया हो तो पेपर नंबर 16 था, अभी उसका नंबर चेंज करके 15 कर दिया है, और उसका भी नाम डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन ही था। सेक्शन ए, जो नए सिलेबस के अंदर जो सेक्शन ए उन्होंने कर दिया है, जिसको मैं शॉर्ट में बुलाऊंगा DTL, डायरेक्ट टैक्स, कौन सा है ये? लॉ, जो उन्होंने कितने मार्क्स का रखा हुआ है? 60 मार्क्स का, जो पुराने सिलेबस में 75 मार्क्स का था। ओके, तो अभी आप समझ सकते हो कि वो लोग डायरेक्ट टैक्स लॉ का पोर्शन उन्होंने 60 मार्क्स का कर दिया। कंटेंट उतना ही है, ऐसा नहीं है कि 15 मार्क्स कम किए तो कंटेंट भी कम किया होगा, क्योंकि ये सिलेबस कौन डिसाइड करता है? वो तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। और ये कौन सा लेवल है आपका? फाइनल। इसके बाद तो कोई और फाइनल है नहीं, यू आर नॉट इन सेमीफाइनल। ओके, आपको ये जो है वो यही सब जंग लड़के जानी है, CMA बनना है। एंड सेक्शन बी जो रहेगा वो आपका रहेगा फ्रेंड्स इंटरनेशनल टैक्सेशन, जो आपका रहेगा 20 ओल्ड सिलेबस में 25 मार्क्स का था, बट इन न्यू सिलेबस कितने मार्क्स का हो चुका है? 40 मार्क्स का। ओके, इट वुड हैव बीन दी ग्रेट कि अगर उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट में इंटरनेशनल टैक्सेशन रखा होता। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल टैक्सेशन का स्कोप पिछले 10 सालों में इतना बड़ा क्या हो चुका है, यस, इतना बड़ा वो वाइडन हो चुका है कि आप उसको बिलीव नहीं कर सकते। काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रैक्टिस के अंदर भी रहती है इन केस ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन। ओके, तो जो ओल्ड सिलेबस वाले हैं उनके लिए वेटेज कितना है? 75-20। बाकी कंटेंट वाइज तो सब कुछ क्या है, सेम ही है। ओके, क्योंकि दो ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे चेंजेस इंस्टीट्यूट ज्यादा नहीं कर सकते। वन इज DT, सेकंड इज IDT। लॉ में भी कुछ चेंजेस आप ज्यादा कर नहीं सकते। ठीक है, सो नाउ ये तो मैंने आपको सब्जेक्ट की बात की। अगर हमारा जो पैटर्न रहेगा, जो हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, स्पेसिफिकली पेपर नंबर 15 का,
तभी ना कुछ इंस्ट्रक्शन मैं मेरे एंड से दे देता हूँ। मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है लेक्चर खत्म होने के बाद। जब भी डीटी का लेक्चर होता है, यस, उसको खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, 15-20 मिनट की आपको एक प्रैक्टिस करनी है। योगा की प्रैक्टिस नहीं करनी है, मैं जो बताऊंगा वो प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर आपको 55 प्लस या 60 प्लस स्कोर करना है, किसके अंदर, टैक्सेशन के अंदर, डायरेक्ट टैक्स। वो भी लोगों को फाइनल लेवल पे सबसे बड़ा सब्जेक्ट कौन सा रहता है, डायरेक्ट टैक्स ही लगता है। आपने शायद फ्रेंड से शायद सुना हो, इनडायरेक्ट टैक्स से भी बड़ा है क्या डायरेक्ट टैक्स। और वो जब आपको स्पाइरल मिलेगी तब आपको पता भी चल जाएगा कि नहीं वाकई में बहुत बड़ा है। ठीक है, सो अभी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन मैं मेरे एंड से दे देता हूँ कि जब भी मैं कोई लेक्चर लेता हूँ उसमें जो भी सेक्शन मैंने डिस्कस किए उस सेक्शन की आपको क्या बनानी है, एक नोट बनाना है। वो 3 और 5 रुपीज का सप्लीमेंट्री नहीं आता, ठीक है, वो अभी जाओ तो स्टेशनरी से बाय कर लेना, ठीक है, और ना हो तो मुझे बोलना, मैं यहाँ से अवेलेबल करवा दूंगा। और उसको आपको क्या करना है, सेक्शन वाइज सबकी क्या बनानी है, नोट्स बनानी। नोट से मेरा मतलब है सिर्फ सेक्शन का नाम लिखना है, उसमें जो भी आपको जैसे भी याद रहा है उसको लिख लेना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर मान लो खत्म होता है, उसमें जितने भी सेक्शंस में आपको बताता हूँ उसके आपको क्या बनाना है, नोट्स बनाना है। दैट कि ये लेक्चर्स में ये सेक्शंस क्या हुए थे, डिस्कस हुए थे। ओके, सो घर जाके आपको सिर्फ 15 मिनट उसको क्या करना है, रिवाइज करना है। दैट आज सर ने ये सेक्शन, इससे होगा क्या, बेनिफिट आपका ये हो जाएगा कि आपको जो एंड मोमेंट पे जो डीटी जो लेंथी सब्जेक्ट लगता है ना, वो इतना नहीं लगेगा। और मैं आपको गारंटी के साथ बोलूंगा, सेक्शन का टाइटल आप याद रखोगे ना, तो सेक्शन अपने आप मेमोरी में से क्या हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। सो जो एक हाउ क्रिएट होता है ना कि लाइक डीटी सब्जेक्ट है, उसको हम क्रैक नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डीटी में आपको कॉन्सेप्ट तो बीट नहीं करेगा, जो बीट करेगा ना वो उसकी लेंथ बीट करेगी। कि एग्जाम के अगले दिन आपका सिलेबस ही नहीं खत्म हो रहा है, मैं आपको 2 स्पाइरल दूंगा, एक कंपाइलर दूंगा, तो हो सकता है कि एक स्पाइरल खत्म हो, एक खत्म ही ना हो। ठीक है, तो एग्जाम के अगले दिन ऐसे चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। जो स्टूडेंट की नॉर्मली क्या रहती है, एक कंप्लेन नहीं पड़े कि ऐसा नॉर्मली उनका ये ड्रॉबैक रहता है कि दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट द सिलेबस बिफोर द डे ऑफ एग्जामिनेशन। सो व्हाट यू कैन डू कि जैसे ही डीटी का कोई लेक्चर होता है तो घर जाके मैं 10 मिनट ही मांग रहा हूँ, 10 से 15 मिनट आपको क्या करना है, सिर्फ सेक्शन लिख लेना है और उसको क्या कर लेना है, मेमोराइज नहीं करना, उसको स्टोरी बना के याद रखना है, या उसको इस तरह से कॉन्सेप्चुअली रिमेंबर करना है कि वो आपको जब भी आप सेक्शन देखते हो तो आपको पूरी स्टोरी, बैकग्राउंड स्टोरी जो होती है ना, कि इसमें ये वाला कंडीशन, ये सेक्शन इसके साथ कनेक्ट होता है, ये सेक्शन इस जगह पे क्या होता है, कनेक्ट होता है, तो उसका बैकग्राउंड स्टोरी क्या हो जाना चाहिए, आपको पूरा रिकॉल हो जाना चाहिए। ऐसा आप लॉ में भी कर सकते हो, ऐसा आप जीएसटी में भी कर सकते हो, हर सब्जेक्ट में आप ऐसा कर सकते हो। बट स्पेसिफिकली इस सब्जेक्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नियर टू हमें 450 सेक्शंस करने हैं, 450 सेक्शंस है। ठीक है ना, और हर सेक्शंस को हम काफी डिटेल में करेंगे, तो उसमें होगा क्या कि 450 सेक्शंस आपको याद रखने हैं, वो नेक्स्ट टू क्या हो जाते हैं, इम्पॉसिबल, जब आप रिवीजन करने बैठते हो। एंड स्पेसिफिकली अगर आप आर्टिकलशिप जाते हो, तो आर्टिकलशिप सब लोग जाते होंगे, तो उसके कंस्ट्रेंट को मैं ऐड कर दूं तो फिर इश्यूज बढ़ जाएंगे। इसलिए मैंने आपको क्या बोला कि डेली रूटीन प्रैक्टिस करोगे ना, डीटी में तो 15 मिनट इनफ हो गया, मैं ज्यादा भी नहीं बोल रहा हूँ। और डीटी में आपको 0 होमवर्क मिलेगा, कोई होमवर्क होगा नहीं, सारे क्वेश्चंस हमें खुद करने हैं, सारे क्वेश्चंस खुद सॉल्व करने हैं। हाँ, इक्का दुक्का कुछ बड़ा थियरी होगा जो मैंने समझा दिया होगा, वो मैं आपको होमवर्क में दे सकता हूँ, पर कोई फ्रेश हम नहीं होगा कि जो आपको होमवर्क में दे दिया हो। ठीक है, सो 10 से 15 मिनट आपको घर जाके रिवाइज करना है। क्या ये नहीं रिवाइज करना है कि आज हमने क्या डिस्कस किया, आपको सेक्शन पकड़ना है और सेक्शन को याद करना है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस एक करिएगा, जो मेरे हिसाब से आपके लिए जनरल इंस्ट्रक्शन है। ओके, सो आपको एक सेपरेट क्या करना है, बुक बनाना है, 40-50 पेज का बना लीजिएगा। ठीक है, और उसके अंदर आपको सेक्शन जिस भी तरह से जैसे भी याद रहता है उस तरह से आपको उसको लिख लेना है। जैसे सेक्शन 3 है प्रीवियस ईयर वाला, या सेक्शन 4 है इनकम टैक्स का, कौन सा है, चार्जिंग सेक्शन है, तो उसको एक बार क्या कर लो, लिख लो। ओके, सो वो आपके लिए क्या रहेगा, मेमोराइज करना क्या होगा, इजी रहेगा। क्योंकि देखो, आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो वो एक अलग बात है, लेकिन एग्जाम में ज्यादातर जो पेपर होता है वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे होता है, बट उतना ही इक्वल इंपॉर्टेंट होता है आपका मेमोरी पावर, कि आपको कितना उसका पोर्शन याद है। एंड एट फाइनल लेवल अगर मान लो 10 मार्क का क्वेश्चन आपको डीटी में पूछा है, तो आपको पता है आपको कैलकुलेशन के कितने मार्क्स मिलते हैं, 3 मार्क्स। कितने? 3, ओनली 3 मार्क्स। कैलकुलेशन के 3 मार्क्स होते हैं, सेक्शन का रेफरेंस दोने के 1.5 से 2 मार्क्स होते हैं, और उसके जस्टिफिकेशन के 5 मार्क्स होते हैं। सो जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे उसका, कि पहले सेक्शन का रेफरेंस आएगा, उसका प्रोविजन आएगा, फिर उसका कैलकुलेशन आएगा।
और जरूरत पड़ी तो हम हमारा ओपिनियन भी देंगे, जहां जहां हमारा ओपिनियन क्या है मांगा हुआ है या हमारा कोई कंक्लूजन मांगा हुआ है। ठीक है, फाइनल में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि आपका सजेशन मांगा हुआ है कि आप ऐसा एडवाइस करो कि टैक्स पेयर को क्या करना चाहिए, या टैक्स पेयर को इस पर्टिकुलर पॉइंट में कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि उसका टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। सो वो चीजें आपको अपने एंड से भी देखना रहेगा। हम कोई भी सम विदाउट सेक्शन नहीं करेंगे, और आपको भी यही प्रैक्टिस रखना है। सेक्शन जितना आप क्रैक करोगे उतना आपका डीटी में विनिंग रेशियो क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि इस सब्जेक्ट में जिसने लैक ऑफ वो 15 मिनट है ना, आफ्टर लेक्चर 15 मिनट का प्रैक्टिस, या तो ऐसा हो तो ऐसा करिए ना कि 8:30 तक लेक्चर होता है तो आप 15 मिनट यहीं स्पेंड करके फिर घर जाइए। जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं ध्यान रखें कि 15 मिनट हमें क्या करना है, डीटी का लेक्चर खत्म होने के बाद देना ही है। ठीक है, तो वो अक्यूमुलेट नहीं होगा, और द मोमेंट वो अक्यूमुलेट हो गया ना तो मैं आपको लिख के देता हूं कि आप उसको नहीं पकड़ पाओगे। लास्ट टाइम जो बैच थी उसमें से 45 स्टूडेंट्स थे ग्रुप 3 के अंदर, 45 में से 25 हैविंग द सेम प्रॉब्लम कि दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट द सिलेबस बिफोर द डे ऑफ एग्जामिनेशन। तो वो चीज आपके साथ ना हो, इसलिए मैंने फर्स्ट लेक्चर में, मैंने उस टाइम फर्स्ट लेक्चर में नहीं बोली थी, बट मैं अभी आपको फर्स्ट लेक्चर में इसलिए बोलता हूँ ताकि ये प्रैक्टिस आपकी रहे। ठीक है, और हम रेड वाला चैप्टर भी पढ़ेंगे। सर्च होता है ना, रेड पड़ी तो आपके साथ भी कभी भी रेड पड़ेगी, मैं कभी भी चेक करूंगा रैंडमली कि चल निकालो बुक, निकालो कौन सा है सेक्शन, क्या लिखा है, मैं देखूंगा। और नहीं लिखा होगा तो फिर आप, मैं कोई डांटूंगा नहीं कि बाहर नहीं निकाल दूंगा। यू आर केपेबल इनफ के अगर आप नहीं करते हो तो द क्वांटम ऑफ लॉस दैट यू आर फेसिंग आफ्टर 6 मंथ्स और आफ्टर 1 ईयर वो आपको ही पता है। 1 मंथ इक्वल टू 1 लाख भी तो हो सकता है ना आपका पैकेज। ठीक है, तो वो ना हो, इससे बेटर है कि आपका डिसिप्लिन और डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो ये ध्यान रखना। क्लियर? सो स्टार्ट करते विद द सब्जेक्ट। ये मैंने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दे दिए, डराने का काम नहीं किया मैंने, बट सिर्फ आपको बता दिया कि आपको अपने एंड से ये प्रिपरेशन रखना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो डायरेक्ट टैक्स लॉ जो हम पहले कंप्लीट करेंगे, फिर हम इंटरनेशनल टैक्सेशन कर पाएंगे। अभी इंटरनेशनल टैक्सेशन जो है दोस्तों, वो कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, बट वो डायरेक्ट टैक्स का ये क्या है, कंपोनेंट है। बट उसको सेपरेटली इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि वो एक अलग जोन में जाके ऑपरेट करना पड़ता है। तो सर ऐसा तो क्या होता होगा इंटरनेशनल टैक्सेशन में, हमें क्या इंटरनेशनल लॉ पढ़ना है? इंटरनेशनल लॉ नहीं पढ़ना है, लॉ तो आपको इंडिया का ही पढ़ना है। बट जो ट्रांजेक्शन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन होते हैं, क्रॉस बॉर्डर मतलब जो ट्रांजेक्शन कहाँ से होते हैं, आउटसाइड इंडिया से होते हैं, किस एंटरप्राइज के साथ होते हैं, इंडिया के साथ। तो वो लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट को मैनिपुलेट करते हैं। तो जो प्रॉफिट इंडिया में टैक्सेबल होना चाहिए वो लोग कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ऐसी कंट्री में जहाँ पे टैक्सेस या तो नहीं है या तो है पर इंडिया से काफी क्या है, कम है। तो उस ट्रांजेक्शन्स को हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, इंटरनेशनल टैक्सेशन के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट्स हमें करने पड़ते हैं। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल टैक्सेशन अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि थियोरेटिकल एस्पेक्ट उसमें ज्यादा है। ठीक है, आपको प्रैक्टिकली ही उसको पढ़ना है। मेन जो मैंने आपको बोला ना वो याद रखना। अगर आपको डीटी में 55 या 60 प्लस जाना है, ठीक है ना, सो फॉर दैट आपको सेक्शंस क्या रखने हैं, याद रखना। ठीक है ना, विदाउट सेक्शन नहीं बात बनेगी। ओके, लोगों के सिंगल डिजिट में मार्क्स आते हैं डीटी में। ठीक है ना, तो वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सेक्शंस याद नहीं रखोगे तो फिर क्या होगा, इश्यू होगा। सेक्शंस अगर आपने याद रखे हैं, सेक्शन का नाम लिखा हुआ है, प्रोविजन लिखा हुआ है, तो एग्जामिनर को मजबूरन क्या देने पड़ेंगे, मार्क्स देने पड़ेंगे। और अभी तो डिस्क्रिप्टिव हो चुका है ना। ओके, सो वो अच्छी भी बात है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली अभी जो डिस्कशन होगा दैट इज अबाउट द लेवी ऑफ द टैक्सेस। ओके, सो हम डायरेक्ट टैक्सेस की बात नहीं करते। थोड़ा बहुत आपको पता भी होगा, शायद इंटरमीडिएट में ये आपने सुना होगा, टैक्सेस इन इंडिया मतलब इंडिया में क्या टैक्सेस का सिस्टम रहा है, और अभी तक जो उन्होंने टैक्सेस को डेवलप किया है वो कौन से बेसिस पे किया है। सो सबसे पहले तो अगर हम टैक्सेस इन इंडिया की बात करें तो इसमें एक पावर क्रिएट किया गया है। ध्यान से समझना जो आर्टिकल में बोलने जा रहा हूँ, सारा कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड हम डिस्कस करेंगे। अबाउट 30 to 35 मिनट्स तक वो डिस्कशन होगा। तो अगर मैं बात करूं टैक्सेस इन इंडिया, तो टैक्सेस इन इंडिया जो मैं बात करने जा रहा हूं दैट इज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड। सो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है, वो उन्होंने लिखा है कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 265, दैट नो टैक्सेस shall be levied and
and what? And collected without authority of, क्या होता है, लॉ। मतलब इंडिया में अगर टैक्स लेना है तो गवर्नमेंट क्या डायरेक्ट जाके टैक्स ले लेगी, कि उसके लिए पहले कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर दे रखे वो क्रिएट करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? मतलब मान लो ऐसा कोई गुड्स है या ऐसा कोई इवेंट है या ऐसी कोई भी वजह है जिसके ऊपर टैक्स सरकार पहले नहीं लगाती थी, तो कल उठ के मान लो प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करेंगे कि अब से इस पर टैक्स लगेगा। भाइयों बहनों, रात को 8 बजे मान लो आके अनाउंस किया, भाइयों बहनों इस पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। बोले हंसने पे टैक्स लगेगा। ऐसा आके मान लो अनाउंस कर देंगे तो क्या हो जाएगी, बात बन जाएगी उनकी। क्या आर्टिकल में जाके पहले ये देखना पड़ेगा, क्या प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के ही पार्ट है। They are representation of the constitution, so they cannot go beyond the powers which is given by the constitution itself. So constitution में जो लिखा हुआ है वही चीज आप कर सकते हो। तो अगर मान लो कि गवर्नमेंट को, मैंने 2 वर्ड लिखे हैं यहाँ पे, ध्यान से पढ़ना, और वर्ड टू वर्ड इंटरप्रिटेशन होगा। एक है ना 3 से 4 लेक्चर का कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, मैं लाइव लेता हूँ। दैट इज फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट मतलब हाउ टू इंटरप्रेट द लैंग्वेज। उसमें ना थोड़ा आपके साथ एक नेगेटिविटी भी आ सकता है कि आप हर चीज को फिर इंटरप्रेट करोगे। तो मैं स्टूडेंट को डिस्क्लेमर पहले दे देता हूँ कि आप उस लेक्चर को बैठते हो, और वो फ्री फॉर ऑल है, ठीक है, कोई भी आ सकता है, प्रोवाइडेड उनको इंटरप्रिटेशन सीखना हो तो, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट सीखने से क्या होता है दोस्तों, कि वो जो क्लैरिटी होती है ना, जो लैंग्वेज आप पढ़ते हो, जैसे आपने बहुत बार इंटर में ये देखा होगा पर कभी सर से पूछने का ट्राई नहीं किया होगा, और सर को भी पता है कि इन बच्चों को मैं ये सिखा दूंगा ना तो ये लोग बाद में छोड़ देंगे, इंटरव्यू छोड़ देंगे, बोले छोड़ो ये सर ने क्या बोल दिया पता नहीं। तो काफी सारे वर्ड आपने देखे होंगे, प्रोवाइडेड, सब्जेक्ट टू, एक्सप्लेनेशंस, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द एक्ट। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको किस जगह पे कैसे यूज किया जाए उस लेक्चर में वो सिखाया जाता है। कि लाइक प्रोवाइडेड कब यूज किया जाता है, प्रोवाइडेड फर्दर कब यूज किया जाता है, प्रोवाइडेड ऑल्सो कब यूज किया जाता है, देखा होगा ना सब। बट कभी सोचा है कि ये ऑल्सो क्यों आया, क्यों फर्दर नहीं आया, क्यों प्रोवाइडेड आया, कि क्यों सब्जेक्ट टू वर्ड यूज किया, क्यों रिस्ट्रिक्टेड टू वर्ड यूज किया। समझ में आ रहा है? तो वो सब कुछ उस लेक्चर में सिखाया जाता है। दैट इज द आर्टिकुलेशन ऑफ द लैंग्वेज, कि लैंग्वेज को किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना है। क्योंकि आपको एक चैप्टर में सिखाऊंगा, दैट इज अपील्स एंड रिवीजन। अपील्स मतलब मान लो मैंने ऑर्डर दिया है किसी को, किसी एसएससी को पेनल्टी ऑर्डर दिया, बोले ये तुम्हारा पेनल्टी ऑर्डर, ये रखो तुम्हारे पास। तो आपके पास क्या रेमेडियल ऑप्शंस है? मान लो कि मैंने विश्व को 5 करोड़ का पेनल्टी ऑर्डर दिया। बोले सर पहले लेक्चर में तो छोड़ो, तो 5 करोड़ का मैंने उसको क्या दे दिया, पेनल्टी ऑर्डर। अब ये पेनल्टी ऑर्डर का मैं क्या करूं, क्या जो विश्व है मान लेगा, वो 5 करोड़ पे कर देगा। आपके पास क्या रेमेडियल ऑप्शन है? चैलेंज करोगे ना कि ऑफिसर जो कर रहा है वो गलत है। तो आपके पास क्या रेमेडियल ऑप्शन है? आप जाओगे अपील करने के लिए। तो क्या लगता है, अपील करने के लिए जाओगे और आप ऐसा बोलोगे ये गलत बात है सर, आप सुनो मेरी बात, ऐसा कि ड्राफ्ट करना पड़ेगा अपील ड्राफ्ट करना पड़ेगा ना। तो ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ड्राफ्टिंग आप तभी कर सकते हो जब आपको लैंग्वेज क्या करनी आती है, यूज करनी आती है। आ रहा है समझ में? तो वो जो सब बातें होती है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में होती है। मैं कभी भी कंपलसरी नहीं रखता हूँ। हाँ, स्टूडेंट्स सारे आते हैं, ठीक है, और सीख के भी जाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, जनरल होता है वो सबके लिए, ओपन फॉर ऑल होता है, और काफी सारे स्टूडेंट्स आते भी हैं, ठीक है। तो वो आप भी लोग भी क्या कर लेना, अटेंड कर लेना। तो आपको, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें से आपको क्या बेनिफिट होगा, बट होगा क्या पता है, सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप डेवलप होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि क्या होता है कि लाइक एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को पढ़ना जरूरी होता है। हम बायस हो जाते हैं, क्या एक सेक्शन देखा नहीं आ रहा है तो बायस हो गए, बोले ये सब्जेक्ट बहुत टफ है, ठीक है ना। 3-4 चीजें और मिक्स हो गई, मान लो कि एकदम से 4-5 लेक्चर का ऐसा फ्लो आया कि किसी में टप्पी नहीं पड़ी, सब ऊपर से ही जा रहा है। तो एक सब्जेक्ट के ऊपर हमारा क्या आ जाता है, बायसनेस आ जाता है कि ये सब्जेक्ट अपने काम का नहीं है, ठीक है। तो वो ना हो, इसीलिए उसका इंजीनियरिंग तो समझो कि वो सब्जेक्ट कहना क्या चाहता है आपको, ठीक है। सो मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ, 2 वर्ड लिखे हैं यहाँ पे, देखो क्या वर्ड लिखा है, एक लेवी एंड दूसरा यहाँ पे क्या लिखा है, कलेक्टेड। ना व्हाट डू यू मीन बाय लेवी, ठीक है। लेवी का मतलब क्या होता है दोस्तों? लेवी का मतलब होता है क्या क्या करना, इम्पोज करना। समझ में आ रहा है? इम्पोज क्या करना, तो ऑब्वियस है, हम टैक्स पढ़ रहे हैं तो हम क्या करने वाले हैं, टैक्स इम्पोज करने वाले हैं।
मतलब लेवी मतलब किसी के ऊपर कुछ इम्पोज करना। तो हम क्या इम्पोज करने वाले हैं यहाँ पे? टैक्स इम्पोज करने वाले। ऑब्वियस है कि किस पे करने वाले? टैक्स तो बहुत सारे होते हैं। कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं? डायरेक्ट टैक्स। तो हम ऑब्वियस है कि किसके ऊपर लेवी करने वाले? इनकम के ऊपर ही करने वाले ना। ठीक है, तो लेवी किसके ऊपर है दोस्तों? लेवी किसके ऊपर है? ऑन इनकम। ठीक है, एंड कलेक्ट मतलब क्या होता है? लेवी करके छोड़ देंगे कि टैक्स कलेक्ट भी करना पड़ता है? कलेक्ट भी तो करना पड़ता है ना। आप सब लोग आर्टिकलशिप में जाते होंगे, सब लोग जीएसटी रिटर्न पढ़ते होंगे, फाइल कभी करते होंगे। तो जीएसटी की लेवी किसके ऊपर है? गलत बात। जीएसटी की लेवी सप्लाई के ऊपर है। किसके ऊपर है? सप्लाई के ऊपर। ये चीज ही करेक्ट करनी है मुझे फाइनल में। समझ में आ रहा है ना? तो जीएसटी की लेवी किसके ऊपर है? गुड्स पे या सर्विसेज पे नहीं है। जीएसटी की लेवी है सप्लाई के ऊपर। सप्लाई किसका? सप्लाई किसका? गुड्स या तो फिर सर्विसेज या फिर दोनों का। तो लेवी उन्होंने बता दिया, फिर क्या छोड़ दिया कि कलेक्ट भी करेंगे? कलेक्ट भी तो करेंगे ना। कलेक्ट किससे करेंगे? टैक्स पेयर से कलेक्ट करेंगे। तो एक होता है लेवी का मैकेनिज्म और एक होता है कलेक्शन का मैकेनिज्म। तो हमें सारे मैकेनिज्म पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि इन इंडिया आप कोई भी टैक्स लेवी एंड कलेक्ट, दोनों वर्ड लिखा है, लेवी एंड कलेक्ट नहीं कर सकते हो विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ध्यान रखें। ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? 265। वो सप्लीमेंट्री बोली है ना मैंने। ठीक है ना, वो कर लेना आप लोग, बहुत आपको बेनिफिट होगा। ये बात याद रख लेना। 2 महीने बाद जब डीटी को अपने आप को एक जगह पे कंप्लीट होता हुआ पाओगे और जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, वो अलग लेवल का होगा। नाउ अभी ये आर्टिकल 265 में तो उन्होंने बता दिया। अभी क्या होता है देखो, थोड़ी बड़ी बात करते हैं। कोई भी टैक्स होता है ना, उसका एक मॉडल होता है। कोई भी टैक्स होता है उसका क्या होता है? एक मॉडल होता है। अब इंटरनेशनल टैक्सेशन में बताऊंगा कि हम कौन सा मॉडल फॉलो करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉडल। एक होता है ओईसीडी मॉडल और एक होता है यूएन मॉडल। ठीक है, मतलब दो एक इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो इस तरह के मॉडल्स बनाती है। ठीक है, और उस टैक्स मॉडल में उन्होंने अलग अलग मॉडल्स बताए हुए हैं कि एक होता है दोस्तों, कौन सा मॉडल होता है? तो एक होता है स्टेट मॉडल। कौन सा मॉडल? स्टेट मॉडल। एक होता है कौन सा मॉडल? एक होता है यूनियन मॉडल। और एक होता है कौन सा मॉडल दोस्तों? तो वो होता है ड्यूअल मॉडल। ध्यान से समझना। तो स्टेट मॉडल का मतलब क्या होता है? कि जैसे कोई भी कंट्री होती है ना, कुछ कंट्रीज में ऐसा होता है कि लाइक फेडरेशन कंट्रीज होती है। फेडरेशन कंट्री मतलब इंडिया इज अ फेडरेशन कंट्री, जहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट बन के क्या बनता है? एक कंट्री बनता है। यूएसए में आप देखोगे दैट इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स विच इज नथिंग बट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको हम यूएसए बोलते हैं ना। इंडिया भी तो स्टेट से ही बन के एक कंट्री बना है ना। तो स्टेट का अपना भी एक रेवेन्यू होता है। स्टेट को भी अपनी एक रेवेन्यू क्या करनी होती है? जनरेट करनी। सो कॉन्स्टिट्यूशन ब्लाइंडली यूनियन को ऐसा नहीं बोलता कि तुम लोग टैक्स ले लो, स्टेट को जाने दो। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल? तो स्टेट का अपना एक रेवेन्यू होता है, स्टेट के अपने कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। वो एक्सपेंसेस कहाँ से होंगे? पैसे कहाँ से आएंगे? तो मैंने ना इंटर वाला स्टार्ट नहीं किया कि चलो बताओ दोस्तों टैक्सेस क्यों लिया जाता है। तो आप बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लिया जाता है। तो आपको ऐसा लगेगा कि इंटर का तो डेमो नहीं है। ठीक है, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। समझ रहे हो? वो आपको सबको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, ये जो अहमदाबाद में मेट्रो बना है उसके लिए है, या हाईवे के लिए है, या पोर्ट बनाने के लिए, या एयरपोर्ट बनाने के लिए। वो सब बातें तो आपको भी पता है। इवन वो जो 11वीं 12वीं वाला बच्चा होता है उसको भी पता होता है, मे बी हमसे ज्यादा भी पता हो। ठीक है ना। सो स्टेट मॉडल मतलब स्टेट का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है और स्टेट अपने हिसाब से क्या लेगा? टैक्स लेगा। यूनियन का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, यूनियन अपने हिसाब से टैक्स लेगा। एंड एक होता है ड्यूअल मॉडल। सो इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूं, इनकम टैक्स में, तो इनकम टैक्स में जो इंडिया में जो मॉडल उन्होंने अडॉप्ट किया है वो कौन सा वाला मॉडल है? यूनियन मॉडल। इंडिया में जो मॉडल दिया हुआ है वो कौन सा मॉडल है? यूनियन। जीएसटी का कौन सा मॉडल है? ड्यूअल मॉडल। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जो इंडिया में। ओके, तो स्टेट को उनको अपने पावर्स दे रखे हैं कि आप अपना रेवेन्यू दूसरी जगह से ले लेना। स्टेट सेंट्रल को अपने पावर्स दे रखे हैं कि आपके ये रेवेन्यू है। ड्यूअल मॉडल आपको पता है जीएसटी में कौन सा मॉडल है? ड्यूअल मॉडल। आपने देखा ही होगा, सी जीएसटी एस जीएसटी होता है। अभी उसका अलग बैकग्राउंड स्टोरी है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। वो जी इनडायरेक्ट टैक्स का बेसिक्स हो जाएगा। ठीक है, सो इंडिया में कौन सा मॉडल है दोस्तों? यूनियन। अभी ये मॉडल होते हैं, ये मॉडल कहीं ना कहीं तो उन्होंने कहीं बताए होंगे कि ऐसे लिख के छोड़ दिया।
कि कोई एग्जाम्पल दे दिया, ऐसा तो होगा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं तो लिखा होगा। तो ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूँ। मैं 2 आर्टिकल बताऊंगा आपको। एक है आर्टिकल नंबर कौन सा 246, ये एग्जाम में 1 मार्क के एमसीक्यू में आ सकता है। एंड एक है आर्टिकल नंबर 246A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 246 में उन्होंने बात किया है दैट इज द एक्सक्लूसिव मॉडल्स। एक्सक्लूसिव मॉडल मतलब क्या? या तो कौन टैक्स लेगा? स्टेट टैक्स लेगा। मैं पहले यहाँ पे यूनियन लिख देता हूँ। या तो पहले कौन टैक्स लेगा? यूनियन टैक्स लेगा, या तो कौन लेगा? स्टेट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले से डिसाइड कर दिया कि यूनियन कौन सी जगह पे टैक्स लेगा और स्टेट कौन सी जगह पे टैक्स लेगा। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ? आर्टिकल 246। उसमें उन्होंने लिस्ट बनाई है कॉल्ड लिस्ट नंबर 1। ठीक है, ये आपने सुनी होगी। एंड एक स्टेट के लिए कौन सा बनाया है? लिस्ट नंबर कौन सा? 2। एंड एक और भी मॉडल है जिसका नाम है कॉन्करेंट। ओके, जिसके लिए नाम वो लोग क्या करते हैं यूज? लिस्ट नंबर 3। सो आर्टिकल के कौन से आर्टिकल है? 246। उसमें कौन सा है? एक्सक्लूसिव मॉडल है। एक्सक्लूसिव मतलब दोनों सरकारें मिलकर टैक्स लेगी या दोनों में से एक लेगी? कौन सा मॉडल वो लोग फॉलो करेंगे? ड्यूल मॉडल फॉलो करेंगे या स्टेट या तो यूनियन मॉडल फॉलो करेंगे? स्टेट या तो यूनियन। समझ में आ रहा है? तो आर्टिकल 246 में कौन से मॉडल की बात की है? हाइब्रिड मॉडल की बात की है क्या? एक्सक्लूसिव मॉडल। एक्सक्लूसिव मतलब या तो स्टेट या तो यूनियन, दोनों नहीं। ध्यान रखना, ये आपको अभी छोटी बात लग रही होगी, पर जब पार्लियामेंट में स्पीच सुनोगे ना फाइनेंस मिनिस्टर की, तब समझ में आएगा। तो मैं ऐसा आपको बोल रहा हूँ कि यूनियन मॉडल है और ये कौन सा मॉडल है? स्टेट। अभी मैंने क्या बोला? इनकम टैक्स का कौन सा मॉडल है? स्टेट मॉडल है कि यूनियन मॉडल है? यूनियन। यूनियन है इसलिए हमारे सिलेबस में है। स्टेट होता तो हमारे सिलेबस में नहीं होता। आप सोच रहे हो अच्छा होता सर स्टेट होता, पढ़ना तो नहीं पड़ता हमको, क्योंकि हमारा एग्जाम जो होता है वो ऑल ओवर इंडिया सेम होता है ना। तो हाउ कैन वी गो थ्रू विद द स्टेट मॉडल टैक्सेशन? ठीक है ना, हमें गुजरात का भी टैक्स लॉ नहीं पता होगा, ठीक है ना, तो हम दूसरे स्टेट का तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो यूनियन मॉडल के अंदर दोस्तों लिस्ट नंबर 1 है, उसमें अलग अलग टाइप की उन्होंने एंट्री बताई, अलग अलग एंट्री बताया। जैसे कितनी एंट्री है बताया आपको? आपको क्या लगता है कितनी एंट्रीज होगी? आप, मैंने इंटर में आपको बताया था, किसी को याद है? कोई ऑनलाइन वाला स्टूडेंट बताना चाहे तो, ऑनलाइन वाले बच्चे बताना चाहे तो। नहीं, कितनी एंट्री है? इनकम टैक्स की नहीं है, कितनी एंट्री, कितनी ऐसी, कितनी टोटल, मतलब कितने ऐसे टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट चार्ज करती है? एंट्री नंबर 1 से लेकर दोस्तों कितनी है बताएं? 97। देयर आर डिफरेंट 97 टाइप्स ऑफ एंट्रीज जिसके ऊपर वो लोग क्या लगाते हैं? टैक्स लगाते हैं। जिसमें से आपके सिलेबस में कितनी है? पूरे फाइनल लेवल पे आपके सिलेबस में 2 है। एक है एंट्री नंबर 82 एंड एक है एंट्री नंबर 83। ये दोनों ही एमसीक्यू में आ सकते हैं, 1 मार्कर एमसीक्यू। सो एंट्री नंबर 82 इज नथिंग बट द टैक्सेस ऑन इनकम। टैक्सेस ऑन इनकम, ये फाइल आपको मैं शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है ना। अदर देन विच इनकम? एग्रीकल्चर इनकम। फिर आप बाद में इसको कॉपी कर लीजिएगा। तो टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन कौन सा इनकम है दोस्तों? एग्रीकल्चर। मतलब हम सारी इनकम पे क्या लगाएंगे दोस्तों? लिखा है ना इसमें, हम सारी इनकम के ऊपर टैक्स लगाएंगे, किसको छोड़कर? एग्रीकल्चर। क्यों सर एग्रीकल्चर इनकम को क्यों छोड़ा? क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम में दोस्तों स्टेट मॉडल है। कौन सा मॉडल है? स्टेट मॉडल। मतलब वहां पे कौन सी गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी एग्रीकल्चर इनकम पे? स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, वो बात अलग है कि मेजोरिटी स्टेट गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दे रखे। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो सर 83 किसका है? तो आप कस्टम ड्यूटी पढ़ते हो ना, कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट और क्या होता है? एक्सपोर्ट। तो जब गुड्स आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो आपको कौन सी एंट्री में लीवी किया जाता है? एंट्री नंबर 80। ये याद रखना दोस्तों, ये सब चीजें बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, ये सीएमए बनने के बाद इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है।
अगर आप सिर्फ स्पेसिफिकली टैक्स के प्रोफाइल में इंटरव्यू दे रहे हो, लाइक इन डेलॉइट और केपीएमजी और पीडब्ल्यूसी या फिर ईवाई में इंटरव्यू दे रहे हो, तो वहां पे तो टैक्स एंड ऑडिट वाला ही प्रोफाइल होता है, ठीक है। तो आपको कहीं पूछ लिया कि कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स लेवी किया जाता है इंडिया में, आपको पता ही नहीं, बोले कौन सा आर्टिकल है, ऐसा तो कुछ था नहीं सिलेबस में। हमें तो ज्यादा से ज्यादा पीजीबी पता है, ज्यादा से ज्यादा कैपिटल गेन पता है, और इक्का दुक्का वो आईएफओएस का वो जो 50,000 का गिफ्ट मिलता है वो पता है, शादी के टाइम पे मिलता है वो नहीं टैक्स लगता, वो हमें पता है। किसी ने इनहेरिटेंस में दिया तो उस पर तो इतना हमें पता है, ये होता है हमारे लिए टैक्स। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आपको पता होना चाहिए ना। अभी आप सब लोग फाइनेंस बिल तो पता ही होगा सबको, तो फाइनेंस बिल जब पढ़ा जाता है तो फाइनेंस मिनिस्टर कभी भी इनकम टैक्स वर्ड यूज नहीं करते, वो डायरेक्ट वर्ड क्या यूज करते हैं, एंट्री नंबर 82। तो अभी वो आपको बताएंगे फोन करके कि बेटा एंट्री नंबर 82 जो होता है ना, वो होता है इनकम टैक्स। क्या आपको खुद पता करना है? अभी आप 500,000 क्लाइंट लेके बैठे हो मान लो इनकम टैक्स के, ठीक है, और आपको ये तक नहीं पता कि एंट्री नंबर 82 क्या होता है, तो फिर हो गया कल्याण। और हम काम कर ही रहे हैं कि सीएमए को टैक्स ऑडिटर में क्या कर दें, इंक्लूड कर दे। अकाउंटेंट की जो डेफिनेशन है उसमें टैक्स ऑडिट का राइट किसको मिल जाए, सीएमए को मिल जाए। क्योंकि अगर जिस दिन वो इंक्लूड हो गया तो वो एक तो इंस्टीट्यूट की डिमांड बढ़ेगी और जो बूस्ट मिलेगा प्रैक्टिसिंग को, क्योंकि ब्रेड एंड बटर बहुत आराम से आप निकाल सकते हो, क्योंकि एक टैक्स ऑडिटर 60 टैक्स ऑडिट कर सकता है। कितने? 6060, पहले 45, अभी 6060 ऑडिट कर सकते हैं। आप सब लोग प्रैक्टिस में जाते होंगे तो आपको आइडिया होगा ही, ठीक है। सो वो बहुत आराम से प्रैक्टिस आप क्या कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो, और इतना इकोनॉमी बढ़ेगा तो टैक्स पेयर का बेस भी तो बढ़ेगा ना, ठीक है। सो उस पर मैं अलग से एक बाद में कभी चर्चा करेंगे। सो एंट्री नंबर आप ध्यान रख लीजिएगा, एंट्री नंबर कौन सा है, 82, दैट इज टैक्सेस ऑन इनकम विच, पूरा नाम याद रखने का, ऐसा सिर्फ एंट्री नंबर 82 नहीं याद रखने का, ऐसे याद रखने का दैट द टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ दो, उसके अलावा सब पे टैक्स ले लो, ठीक है। सो ये ध्यान रहे। जो स्टेट मॉडल होगा दोस्तों, स्टेट मॉडल वो कौन से लिस्ट में आएगा, लिस्ट नंबर 2। अभी स्टेट मॉडल को वो लोग टच ही नहीं करते, फाइनेंस बिल में स्टेट मॉडल कौन टच करेगा, वो तो स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज करेगा ना जाके, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर आता है दोस्तों कॉन्करेंट लीवी। कॉन्करेंट मतलब क्या होता है कि वहां पे जैसे स्टैम्प ड्यूटी आपने शायद सुना हो, तो स्टैम्प ड्यूटी इज नथिंग बट दी कॉन्करेंट लीवी, ओके। सो सबसे बड़ा जो है वो है लिस्ट नंबर 1, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको पावर दी है, कौन सी गवर्नमेंट को पावर दी है, यूनियन मतलब सेंट्रल को दिए। लिस्ट नंबर 2 में किसको पावर दी, स्टेट को। ये दो मेन पावर जो उन्होंने क्रिएट किए वो ध्यान रखें। सो ये सर आर्टिकल 246 क्या है, अभी वो ग्रुप 4 में आएगा, पर अभी से सुन लीजिए आप लोग कि जैसे जीएसटी को हमें अकोमोडेट करना था, जीएसटी को हमें क्या करना था, अकोमोडेट करना था। सो जीएसटी इज नथिंग बट द न्यू लॉ इन आईडीटी, मतलब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अभी तो पुराना हो गया है, बट न्यू लॉ है। इसका मतलब क्या है कि ओल्ड लॉ जो होगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ओल्ड लॉ क्या क्या थे, मेजोरिटी अगर मैं बात करूं तो एक क्या था दोस्तों, एक्साइज था, एक क्या था, वैट था, एंड एक था कौन सा, मेजरली सर्विस टैक्स। ये तीन थे जो मेजर आपके सिलेबस में आते थे। एक सीएसटी करके भी था, दैट इज सेंट्रल सेल्स टैक्स। अभी एक्साइज जो था ना दोस्तों, ये कौन सी लेवी थी, कौन से गवर्नमेंट की लेवी थी, सेंट्रल। सर्विस टैक्स जो था वो कौन सा था, सेंट्रल का। वैट जो था ये कौन सा था, ये था स्टेट गवर्नमेंट। मतलब बिल्कुल खिचड़ी हो गई थी, ये बोले ये स्टेट लेगा, ये कौन लेगा, ये सेंट्रल लेगा, ये स्टेट लेगा। मतलब टैक्स पेयर को समझ ही नहीं आता था, बोले मैं कितने रजिस्ट्रेशन करवाऊं, एक्साइज का करवाऊं, सर्विस टैक्स का करवाऊं, वेट का करवाऊं, तीन तीन तो रजिस्ट्रेशन करवाऊं, तीन तीन फाइलिंग करवाऊं, तीन तीन कंप्लायंसेस करवाऊं, कंपनी सेक्ट के कंप्लायंसेस हैं अलग अलग, सो मेनी कंप्लायंसेस आर देयर। सो गवर्नमेंट ने बोला कि वी नीड टू हैव अ कॉमन टैक्स प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर हम एक ही सिंगल रजिस्ट्रेशन इश्यू करें फॉर वन स्टेट, अलग अलग स्टेट में अलग अलग लेना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या लाया, जीएसटी। अभी जितना बोलना था, जितना बोलना आसान है उतना करना थोड़ी आसान होता है। आप बोलोगे जीएसटी ला देंगे, हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जैसे ही आप जीएसटी लाओगे तो कलेक्ट तो कर लेंगे, बट रेवेन्यू किसका, रेवेन्यू स्टेट, सेंट्रल बोल रहा है कि हमारा, स्टेट बोले हमारे हमें आपकी नियत पे खोट है, आप हर बार हमारे साथ ऐसा करते हो।
इसलिए हम क्या करते हैं, जीएसटी को आने नहीं देते। और मैंने है ना एक वर्ड जो लेक्चर स्टार्ट किया ना, तभी मैंने बोला कि इंडिया कौन सा कंट्री है, प्रेसिडेंशियल कंट्री है क्या फेडरेशन कंट्री? फेडरेशन। इंडिया स्टैंड अलोन कोई कंट्री नहीं है, वो एक यूनाइटेड वे में सब स्टेट्स को मिला के एक कंट्री बनाए ना। सो हाउ कैन यू डिफरेंशिएट द स्टेट्स फ्रॉम द रेवेन्यू? सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्त, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेट को भी अपना रेवेन्यू देना पड़ेगा और सेंट्रल को भी देना पड़ेगा। इसलिए ये डिसाइड हुआ 50-50 रखता है। बट जीएसटी को कोई कॉन्स्टिट्यूशन नाम तो देना था ना। जैसे इनकम टैक्स है तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल बर्थ कौन सी जगह पे, ये बताया ना कौन सा है बर्थ, उसका कौन सी जगह पे, एंट्री नंबर 82। तो जीएसटी को कहाँ डालोगे? जीएसटी को बोले एक काम करो सर, इसको यहाँ डाल दो, आर्टिकल 246 में कहीं भी डाल दो, क्या फर्क पड़ता? अभी आर्टिकल 246 किसका है? एक्सक्लूसिव मॉडल, तो उसको तो आप ला ही नहीं सकते ना। और जीएसटी कौन सा मॉडल है? एक्सक्लूसिव मॉडल है कि ड्यूल मॉडल है? बोले यार ये तो अब फंस गए अपने। तो बाद में उन्होंने एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया जिसका नाम था क्या, आर्टिकल 246A। दैट इज नथिंग बट द, आपने शायद सुना हो, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। सुना है आपने कभी? बैकग्राउंड में जाओगे तो सुनोगे, और सुनने का मतलब ट्राई करना है ऐसा सुनने का। समझ में आ रहा है? डीटी को है ना एज अ सब्जेक्ट मत पढ़ना, डीटी को आप ऐसा समझना कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जाके ये चीज करनी है तो आपको कैसे डेवलप करना है, ठीक है। तो उन्होंने 101 अमेंडमेंट किया, कौन सा 101 अमेंडमेंट इन विच बिल, इन कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स इसका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, मतलब जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होता है ना, तब हमें दोनों पार्लियामेंट, मतलब जो दोनों नहीं सॉरी दोनों हाउसेस जो होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, वो एक्टिव सेशन में होना चाहिए। जो उन्होंने अमेंडमेंट कब किया, अगर आपको डेट वाइज में बताऊं तो कब किया था, 16 सितंबर 2016 को उन्होंने ये अमेंडमेंट किया। और उसमें क्या प्रपोज कर दिया, बोले हम जीएसटी लाने वाले। और वो फाइनली कब लेके आए, जीएसटी इंडिया में कब से आया, 1 जुलाई 2017 से आया ना। हाँ है ना, क्योंकि जो अमेंडमेंट उन्होंने किया था वो 1 जुलाई तक उन्होंने ला दिया था। तो क्यों आपको लगता है, अभी मान लो मुझे तो 4-5 लोगों ने ऐसे पूछा है कि क्यों आर्टिकल 246 से अलग बनाना पड़ा जीएसटी के लिए? देयर इज नो बर्थ फॉर द जीएसटी इन आर्टिकल 246। हाउ कैन यू जस्टिफाई दिस? कैसे जस्टिफाई करोगे? we cannot justify the same because 246 is specifically created for which revenue, exclusive revenue, and GST is a dual revenue, दोनों सरकार की revenue है। तो for that we have to have a separate article, so that they have created the article 246A। कोई शौक थोड़ी आता है कि पूरा सेशन बुलाऊं और अमेंडमेंट करूं। समझ में आ रहा है? ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा। अभी तक कोई डाउट है ऑनलाइन वाले बच्चों तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्लियर हो गया सबको? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स कोई डाउट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ अगर हम बात करें, जैसे से फॉर द एग्जांपल, मैंने आपको ये जो तीन जो लिस्ट आपको बताई, ये लिस्ट वाइज आपको याद रखना पड़ेगा 1 2 3। ओके, एंड स्पेसिफिकली ये एंट्री नंबर तो आप लोग क्या रख लेना, याद रख ही लेना। ओके, सो अगर हम सब्जेक्ट के ऊपर जाएं, तो जो सब्जेक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, जो पहला सेक्शन हमारा होगा, ठीक है ना, सेक्शन मीन्स जो 60 मार्क्स का जो पोर्शन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, दैट इज डायरेक्ट टैक्स लॉ, जो कितने मार्क्स का है, 60 मार्क्स का। अब ये पूरे 60 मार्क्स के लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना सब। सो हम इसके लिए दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो पहले हमें पढ़ना पड़ेगा, वो होगा कौन सा, इनकम टैक्स एक्ट हमें पढ़ना है, एंड दूसरा हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, जो फाइनेंस एक्ट होगा वो पढ़ना पड़ेगा। इनकम टैक्स एक्ट आपको ऑलरेडी पता है कौन सा है, 1961, जो हमें रीड करना है। एंड फाइनेंस एक्ट जो हमें पढ़ना पड़ेगा वो होगा फाइनेंस एक्ट 2022। ओके, आपका एग्जाम जून 23 में, राइट? जून में नहीं है तो दिसंबर में होगा, ठीक है, मान लीजिए ऐसे। तो आपको उसके लिए कौन सा एक्ट पढ़ना पड़ेगा, फाइनेंस एक्ट 2022 पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके पास
कुछ ऐसी रेफरेंसेस हो जो फाइनेंस एक्ट 2021 को रिलेट करती हो, तो वो आपको इग्नोर कर देना है। आपको क्या पढ़ना है 2022, ठीक है, फाइनेंस एक्ट। उसके अलावा क्या पढ़ना है साथ में, उसके अलावा आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना है, नोटिफिकेशन। फिर क्या पढ़ने पड़ेंगे, सर्कुलर्स, ओके। उसके अलावा क्या, इंटर में आपने इसका कुछ देखा ही नहीं होगा जो आपको फाइनल में पढ़ना है, दैट इज अ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये 5 चीजें आपके सिलेबस में मेनली आपको पढ़नी है। पहला क्या पढ़ना है, इनकम टैक्स एक्ट। दूसरा आपको क्या पढ़ना है, फाइनेंस एक्ट। देन नोटिफिकेशन, सर्कुलर, रूल्स एंड व्हाट, रेगुलेशन। अभी इसको हम डिटेल में समझते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या है, ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ओके। मैंने आपको क्या बोला, हमें स्टार्ट करने में 15 लेक्चर चाहिए। जो आगे का पोर्शन है ना, उसको स्टार्ट करने के लिए मुझे कितने लेक्चर चाहिए, मिनिमम 15 लेक्चर्स चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर स्टार्ट होगा, समझ में आ रहा है ना। तो वो क्या होगा, सब रिलेट कर पाओगे कि हाँ जो ये सब बातें बेसिक्स में हुई थी, ठीक है। मटेरियल आपको 2-3 लेक्चर में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, सो दैट यू कैन कनेक्ट इजीली। सो मैंने आपको जितना बोला कि जितने आप लेक्चर्स, 15 लेक्चर्स जितने भी इन्वेस्ट करोगे आप इसके अंदर, ठीक है, उतना ही आपका आगे का मोमेंटम अच्छा रहेगा। सो अगर हम बात करें, जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 तो हम पढ़ने ही वाले हैं, ओके। फाइनेंस एक्ट 2022, मतलब जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हुए होंगे वो हम इसमें से पढ़ेंगे, ठीक है। फाइनेंस एक्ट जो होगा उसमें से हम रीड करेंगे। ना कोई बता सकता है कि नोटिफिकेशन का क्या मतलब होता है, ओके, अमेंडमेंट्स, ओके। आप सब लोगों ने बोला, ठीक है, मैं फाइनल लेवल का बता दूंगा आपको कि फाइनल में नोटिफिकेशन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। आपने बोला इंटर वाला, ठीक है, बोलो कुछ पता है ऐसा, कुछ नया सर। बोले सर नोटिफिकेशन में भी नोटिफिकेशन आया है, कि नोटिफिकेशन का नाम अभी कुछ और नोटिफिकेशन कर दिया उन्होंने कुछ। नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, चेंजेस तो होता है, बट चेंजेस इन एग्जिस्टिंग पोजीशन ऑफ लॉ। मतलब नोटिफिकेशन में आप क्या चेंज कर सकते हैं, नोटिफिकेशन में आप क्या चेंज कर सकते हो दोस्तों, कौन सी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। कोई नया आ सकता है कि जो लॉ में है वही चेंज हो सकता है, लॉ में है वही चेंज हो सकता है, कि कुछ नया ला सकते हो आप, जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो सर कुछ नया लाना है तो उसके लिए कहाँ से जाना पड़ेगा, उसके लिए कौन सा रूट में जाना पड़ेगा, फाइनेंस। जैसे गवर्नमेंट को कोई नई स्कीम लानी या नया कुछ लाना है तो उसके लिए वो क्या करेंगे, नोटिफाई करेंगे, नहीं। नोटिफिकेशन सिर्फ कौन सी पोजीशन को चेंज करता है, जो पोजीशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। पर जो एग्जिस्ट ही नहीं करती उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नया लॉ लाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हमें फाइनेंस एक्ट के थ्रू जाना पड़ेगा। सर्कुलर, जैसा उन्होंने बोला, सर्कुलर का मतलब क्या होता है, क्लैरिफिकेशन, ओके। तो क्लैरिफिकेशन मतलब क्या है कि लैंग्वेज काफी एम्बिग्यूअस है या कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, तो उसके लिए डिपार्टमेंट क्या इशू करता है, क्लैरिफिकेशन। अभी देखो मैंने जो एक वर्ड यूज किया, नोटिफिकेशन कौन इशू करेगा, नोटिफिकेशन इशू कौन करेगा, गवर्नमेंट। बट क्लैरिफिकेशन कौन इशू करेगा, क्लैरिफिकेशन इशू करने का काम किसका है, डिपार्टमेंट का। तो क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट लेके आएगा कि डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट। और दूसरा क्या होता है, सर्कुलर गवर्नमेंट को बाइंड नहीं करता। मतलब सर्कुलर गवर्नमेंट को बाइंड नहीं करता, सर्कुलर सिर्फ किसको बाइंड करता है, डिपार्टमेंट। मतलब अभी हुआ क्या पता है, डिपार्टमेंट ने सर्कुलर इशू किया बट उनको खुद को नहीं पता कि क्या है, उनको खुद को नहीं मालूम कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या है लॉ की, और उन्होंने सर्कुलर दे दिया। और मान लो कि कल उठ के कुछ बवाल बड़ा हो गया, तो गवर्नमेंट तो क्या बोलेगा, गवर्नमेंट बोले मुझे नहीं पता कि डिपार्टमेंट ने क्या बोला, तुम जानो और डिपार्टमेंट जानो। क्योंकि क्लैरिफिकेशन किसको बाइंड करता है, सिर्फ और सिर्फ किसको बाइंड करता है, डिपार्टमेंट को बाइंड, गवर्नमेंट को बाइंड नहीं करता। ये आप बात याद रख लेना दोस्तों। ये सब चीजें मैंने बोला ना, जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो आगे 50 लेक्चर बाद जब डीटी में कहीं पे भी ये वर्ड आएगा ना, तो आपको क्लिक करना पड़ेगा कि हाँ सर ने ऐसा बोला था। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, सर्कुलर किसको बाइंड करता है, डिपार्टमेंट। क्योंकि सर्कुलर इश्यू करने का काम डिपार्टमेंट का है, तभी डिपार्टमेंट कौन चलाता है, जो कमिश्नर होंगे वही चलाएंगे, डायरेक्टर जनरल होंगे वो समझाएंगे।
तो अभी वो भी तो इंसान ही है ना, वो भी तो लॉ को इंटरप्रेट करके फिर उसका सर्कुलर इश्यू करते, तो चांसेस रहते हैं कि वो लोग कुछ गलत इंटरप्रिटेशन कर दें। ठीक है, ये ध्यान रखें। एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, मतलब वैल्यूएशन रूल्स हम जो पढ़ेंगे वो बनाने का काम किसका होता है, गवर्नमेंट का। ठीक है, सो ये ध्यान रखें। सो ये 5 चीजें हमें हमारे सिलेबस में करनी है। पहला इनकम टैक्स एक्ट, दूसरा फाइनेंस एक्ट, ठीक है, एंड थर्ड जो है नोटिफिकेशन सर्कुलर, एज एंड व्हेन जब जरूरत पड़ेगी तब हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, अभी ना सिलेबस का फ्लो किस तरह से रहेगा वो मैं समझा देता हूँ कि हम किस तरह से फ्लो करेंगे और किस तरह से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो दैट आपको क्लैरिटी दिमाग में रहे कि, क्योंकि क्या होगा बताएं, जो आपके बुक का इंडेक्स होगा ना, ठीक है, जो आपके बुक का इंडेक्स है और हमारा इंडेक्स होगा, तो उसमें ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि जो बुक या आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी उसमें इंडेक्स ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ चैप्टर्स ज्यादा मैंने कवर किए। उसका रीजन मैं आपको जस्टिफाई करता हूँ कि ऐसा क्यों। ठीक है, जैसे ना आपके बुक के अंदर जो इंस्टीट्यूट का बुक उन्होंने दिया है ना, उसमें सबसे पहला चैप्टर ही क्या दे दिया है, सबसे पहला चैप्टर क्या दे दिया, असेसमेंट, मतलब असेसमेंट ऑफ वेरियस पर्सन। ये आपकी बुक का पहला चैप्टर है, असेसमेंट ऑफ विच पर्सन, वेरियस पर्सन। अभी वेरियस पर्सन में क्या आता है, क्या आता है, कंपनी भी आता है, फिर कौन आएगा, ट्रस्ट भी आएगा, एलएलपी भी आएगी, देन कौन आएगा, फर्म भी आएगा। ठीक है ना, ईओपी आएगा, बीओआई आएगा, फिर क्या होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी आएगी। ठीक है ना, लास्ट में जाके क्या आएगा, इंडिविजुअल, जो इंटर में सबसे पहले आता है। बदल गई ना, दुनिया बदल गई ना अभी, तो थोड़ा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा ना। अभी सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको जो पढ़ना पड़ेगा वो कंपनी होगा। कभी दोस्तों कंपनी को कौन सी इनकम हो सकती है, अभी हेड्स तो पहले से डिसाइड है ना कि 5 हेड ही है, उसके अलावा तो कोई हेड नहीं हेड। तो मान लो कंपनी का असेसमेंट करना है, तो कंपनी बिजनेस ही कर रही होगी, तो उसके लिए मुझे पीजीवीपी तो पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो उन्होंने पीजीवीपी दिया ही नहीं मॉड्यूल, बोले वो तो तुम इंटर में करके आए। अरे इंटर में जो किया है उसमें काफी कम सेक्शंस हैं, और जो फाइनल में हम करने वाले हैं उसमें सेक्शन ज्यादा है, 12 से 13 सेक्शन ज्यादा है। ठीक है, तो हाउ कैन वी डायरेक्टली जंप टू द असेसमेंट विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ द इनकम, के कहाँ से ये इनकम क्या कर रहे हैं, जनरेट करते हैं। समझ में आ रहा है। दूसरा जो उनका चैप्टर है, मतलब मुझे एग्जैक्टली तो सीक्वेंस नहीं पता, पर मुझे सारे सेगमेंट्स पता है कि वो लोग किस तरह से फ्लो करते हैं। ये तो हो गया असेसमेंट। दूसरा जो उनका सेगमेंट है दोस्तों वो है असेसमेंट प्रोसीजर। असेसमेंट प्रोसीजर, असेसमेंट प्रोसीजर का मतलब होता है कि आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल किया है उसमें डिपार्टमेंट को अगर कुछ गलतियां नजर आई, या आपने टैक्स की चोरी की है, या आपके यहाँ रेड पड़ी है, रेड मतलब सर्च हुआ है, तो हम आपका इनकम का असेसमेंट इन सब सेक्शंस में करेंगे। तो आपको शायद पता हो या नहीं पता हो, पर मैं बता देता हूँ। सब एक होता है कौन सा असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ मतलब खुद ही अपनी इनकम को क्या करना है, असेस करना है, और खुद ही उसके ऊपर क्या पे कर देना है, टैक्स। तो उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। कोई भी गवर्नमेंट ये चाहेगी कि सेल्फ असेसमेंट को हम ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। क्यों? क्योंकि लोग जितनी ईमानदारी से टैक्स पे करेंगे उतने ही हमारे ऑफिसर्स कम एंगेज होंगे। यस और नो? तो हमारा जो फोर्स है वो किसी और जगह पे हम डिवाइड कर सके। समझ रहे हो? दूसरा होता है दोस्तों इनकम टैक्स में, वो होता है कौन सा असेसमेंट, स्क्रूटिनी असेसमेंट। नाम बता रहा हूँ सिर्फ मैं, कहीं कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ। कौन सा असेसमेंट होता है, स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी मीन्स वी हैव अ डाउट, वी डोंट हैव एनी एविडेंस बट वी हैव अ डाउट कि आपने कुछ टैक्स की क्या किए, या वहाँ कुछ एडजस्टमेंट्स रॉन्ग किए, तो उसके लिए हमें स्क्रूटिनी करना पड़ेगा, जिसके लिए नाम क्या होता है, स्क्रूटिनी असेसमेंट। वो होता है दोस्तों कौन सा सेक्शन में, ध्यान दीजिएगा, 143(3) में। ठीक है ना, सब सेक्शन बोला मैंने, 143(3) में स्क्रूटिनी असेसमेंट होता है इनकम टैक्स का, और 143(3) में स्क्रूटिनी असेसमेंट होता है, और नोटिस आता है 143 सब सेक्शन 2 का। मतलब इस असेसमेंट को स्टार्ट करने के लिए नोटिस कौन से सेक्शन का आता है। तो मान लो आपके आसपास कोई सर्कल में आपका फ्रेंड है या आपके रिलेटिव है, उनको 143(2) का नोटिस आया है, तो आप उसको कैसे कैसे मतलब रिलेट करोगे,
सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस आया तो आप उसको कैसे रिलेट करोगे कि रेड पड़ी ऐसा ऐसे रिलेट करोगे उसको? नहीं, आप उसको कैसे रिलेट करोगे कि वो लोग कौन सा एक्शन इनिशिएट कर रहे हैं? स्क्रूटिनी। तो नोटिस अलग सेक्शन में आता है और असेसमेंट किसी और सेक्शन में होता है। तो नोटिस आता है 143(2) में और असेसमेंट कौन से सेक्शन में होता है? आप समझ रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? तो सीधा असेसमेंट हो जाएगा कि पहले इंटीमेट किया जाएगा असेसी को कि आपके सामने ये एक्शन इनिशिएट होने जा रहा है, हम आपको इन्फॉर्म करें थ्रू दिस नोटिस, सो दैट काइंडली कोऑपरेट विथ अस। अगर नहीं करते हो तो कोऑपरेट नहीं करते हो तो उसके भी इनकम टैक्स में सेक्शन तो है, वो हम पढ़ेंगे आगे, समझ रहे हो? फिर आता है दोस्तों बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ठीक है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ये आता है दोस्तों सेक्शन 144 में। मतलब आपने हमारे सामने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, तो हम कौन सा असेसमेंट करेंगे? बेस्ट जजमेंट। बेस्ट जजमेंट इज अ सीरियस असेसमेंट दैट यू आर नॉट कोऑपरेटिंग विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आपने आईटीआर नहीं फाइल किया, आपको नोटिस आया आईटीआर का, बोले आईटीआर फाइल करो, आईटीआर फाइल करो। तो नोटिस का रिप्लाई क्या दिया पता है आपने? नहीं फाइल करूंगा। नोटिस का रिप्लाई क्या होना चाहिए? अभी आपको नोटिस आया और नोटिस आता है 142(1) में, अभी याद मत रखना, ठीक है, बहुत ज्यादा सेक्शन ही हो जाएंगे। तो अभी होगा क्या पता है? कभी कभी तो ऐसा होगा जब हम कंप्लीशन पे होंगे ना, तो मैं 2 आवर्स का लेक्चर है तो उसमें मैं 50 मिनट तक तो सेक्शन ही बोले जा रहा हूँ, ये ऐसा वाला, ये ऐसा वाला। तो अभी आप आईटीआर नहीं फाइल करते हो, तो आईटीआर का तो सेक्शन आपने इंटर में किया होगा ना 139 वाला, क्या आईटीआर फाइल करना है। तो 139 में आप आईटीआर नहीं फाइल करते हो तो 142 सबसेक्शन 1 का नोटिस आता है कि आप आईटीआर फाइल करो। तो अभी उस नोटिस में लिखा है आईटीआर फाइल करो, तो देयर इज ओनली वन रिप्लाई पॉसिबल फॉर दैट नोटिस, व्हाट? टू फाइल द आईटीआर। आपने क्या रिप्लाई दिया? नहीं फाइल करूंगा। तो उनके पास क्या ऑप्शन रह जाता है? दे डोंट हैव एनी ऑप्शन rather than going for 144। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देंगे आपके सामने। कैसे करना है? एडहॉक नहीं होगा, साइंटिफिक होगा। एडहॉक मतलब ऑफिसर को जो मन करेगा वो करेगा, कि साइंटिफिक होगा? साइंटिफिक होगा, पीयर रिव्यू करेंगे, दूसरी इंडस्ट्री बेस लेंगे, वो सब हम देखेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे होगा। एक आता है दोस्तों सेक्शन 147, दैट इज नथिंग बट द व्हाट? कौन सा असेसमेंट है? इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। ठीक है, इनकम एस्केपिंग मतलब आपने टैक्स की क्या की है? चोरी की है। तो आपको कौन से सेक्शन में असेसमेंट होगा? 147। इसका नोटिस 148 में आता है, आप समझ रहे हो? मतलब नोटिस कौन से सेक्शन में आएगा? 148, और इनिशिएट किस में होगा? 140। मतलब 148 में आपको बताया जाता है कि अभी 147 में असेसमेंट होगा, समझ रहे हो? एक लास्ट असेसमेंट होता है जो कुछ हद तक काफी अमेंडमेंट हो चुका है, कॉल्ड विच असेसमेंट? सर्च असेसमेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सर्च? क्या लगता है सर्च मतलब क्या है? एक्ट बिफोर फाइनल एक्ट इज कॉल्ड सर्च। क्या बोला? मैं नहीं समझ आया। एक्ट बिफोर फाइनल एक्ट इज कॉल्ड व्हाट? सर्च। मतलब हम आखिरी मुकाम तक जा रहे हैं, उस आखिरी मुकाम पे पहुंचने के लिए हमें एक और एक्ट करना पड़ेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? सर्च। और सर्च में हमने क्या किया होगा? सर्च में हमने गुड सीज किए होंगे, हाँ या ना? कुछ बुक सीज किए होंगे, कुछ रिकॉर्ड सीज किए होंगे, और हमें पता चला है दैट द taxpayer having a we can say a fraud or the omissions of the income which is not disclosed in the ITR, and we have found substantial amount of assets or cash or jewelry or any type of other assets having the any monetary value which is not disclosed by the assessee in the initial years। तो अभी हम क्या करेंगे? सर्च करेंगे। सर्च करके क्या करेंगे? सिर्फ देख कर घर चले जाएंगे वापस कि सीज करेंगे? सीज करेंगे, और सीज करने के बाद क्या करेंगे? Seize is not the final outcome. Seize is the just having the possession of the goods। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? उसका असेसमेंट करना पड़ेगा। तो असेसमेंट कौन सा सेक्शन में होगा? 153A के अंदर होगा। ये पूरा आपका एक अलग पार्ट है जो आपके एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा? 20 मार्क्स का। ये जो मैंने सारे सेक्शंस लिखे ना, ये सेल्फ असेसमेंट है। सेक्शन आपको बाद में घर जाके लिखना है तो लिख सकते हो। कौन सा सेक्शन है ये? 148। ठीक है ना? ओके, तो ये असेसमेंट है। तो अभी असेसमेंट में डायरेक्ट जा सकता हूं मैं? असेसमेंट मैंने ये सिर्फ बात बताई है, मैंने कहीं पे भी पॉइंट डिस्कस नहीं किए। ये 147 है, सेक्शन 147 इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। ये तो अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है।
तो हम कहीं पे भी दोस्तों उसकी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपके सिलेबस में ये सब चीजें हैं। तो होता क्या है बताएं, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा इनिशियली हम पीजीवीपी कैपिटल गेन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सर ये सब चीजें तो इंडेक्स में है ही नहीं। तो मैंने आपको क्या बोला कि इंडेक्स में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें वो करना नहीं है। क्यों? क्योंकि असेसमेंट अगर मुझे करना पड़ेगा, असेसमेंट ऑफ वेरियस पर्सन, फॉर दैट आई हैव टू लर्न द पीजीवीपी कैपिटल गेन। अभी मान लो 147 में जब आप 148 में नोटिस देते हो तो आपको बताना पड़ता है कि कौन से बेसिस पे नोटिस इश्यू किया है, कि कैपिटल गेन की इनकम थी जो आपने स्किप की थी, तो उसका तो नॉलेज तो होना चाहिए ना कि हाउ इज द कैलकुलेशन वर्क्स। सो इनिशियल पार्ट में हम कोई भी असेसमेंट प्रोसीजर का पॉइंट या असेसमेंट वाला पॉइंट नहीं टच करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग विद दी एडवांस पीजीवीपी एंड एडवांस कैपिटल गेन ओनली। ओके, सो ये ध्यान रखें। फिर उसके बाद अलग अलग सेक्शन, मतलब अलग अलग चैप्टर्स और भी हैं, जैसे एक पूरा सेगमेंट है जिसमें क्या हम डिस्कस करेंगे बताएं क्या? सर्च। फिर क्या डिस्कस करेंगे? सीजर। फिर हम क्या डिस्कस करेंगे? मतलब जो तूफानी चीजें होती है ना, कि एसएससी के घर आ गया, सब सीज करके ले गया, फिर एसएससी अपील करने गया, वो सब चीजें होगी। आप समझ में आ रहा है ना? इसलिए मैं बोलता हूँ कि फाइनल में डीटी क्या लग जाता है, टफ नहीं लगता, ऊपर से क्या लगना चाहिए, इजी लगना चाहिए ना, क्योंकि वो प्रैक्टिकल लाइफ से ज्यादा क्या होता है, कनेक्टेड होता है। फिर आता है अपील, रिवीजन। समझ में आ रहा है किसको जाके अपील करना है? सीधा पहुंच जाओगे सुप्रीम कोर्ट में, कि पहले जाओगे, उसका सीनियर ऑफिसर होगा उससे बात करोगे फिर जाओगे? समझ में आ रहा है? जैसे एक मैं बात आपको बताता हूँ, ऐसे बहुत आगे की बात है, आप ना समझो तो मुझे बताना, मैं दूसरी बात बताऊंगा, ठीक है? ऑनलाइन वाले बच्चों को ही बोल रहा हूँ। ये है क्या? एओ, ठीक है ना? हमारा पूरा सिलेबस इसके आसपास घूमेगा। अभी इसको गवर्नमेंट ने काफी सब्सटेंशियली क्या कर दिया है, अमेंड कर दिया है। मैं उस पर भी आता हूँ, ठीक है ना? असेसिंग ऑफिसर, इसका नाम क्या है? असेसिंग ऑफिसर। इंटर में आप असेसी पढ़ते थे, बोले ये असेसी होता है। माइनर असेसी, एजेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट इज ऑल्सो असेसी। यहाँ पे है एओ। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एओ? एओ का काम क्या होता है? एओ का काम क्या होता है दोस्तों? क्या करना? असेसमेंट करना। तो कौन करेगा असेसमेंट? प्रधानमंत्री जाके करेंगे असेसमेंट? नहीं। अभी कोई भी डिपार्टमेंट होता है ना, उसमें एक रैंक होता है। क्या होता है? कोई भी डिपार्टमेंट होता है उसमें एक रैंक होता है। जैसे मैं ऊपर की अगर बात करूं, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, आपको लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर की अगर मैं बात करूं तो सबसे ऊपर कौन होता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसमें दो डिपार्टमेंट आते हैं, एक होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट और एक होता है कौन सा? एक्सपेंस वाला जो डिपार्टमेंट होता है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंस। उसमें सब सेक्रेटरीट लेवल के लोग होते हैं जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में दोस्तों दो डिपार्टमेंट है मेजरली। एक है कौन सा? जिसका नाम है क्या? सीबीडीटी। और एक कौन सा है? सीबीआईटी। ऐसे नाम इसका, सीबीआईटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है, बट मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे। तो एक है सीबीडीटी और दूसरा क्या है? दूसरा डिपार्टमेंट है सीबीआईटी। ये आपके रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूँ। और ये दोनों डिपार्टमेंट गवर्न होते हैं। कभी आपको अगर मान लो बहुत बड़ी प्रैक्टिस करनी हो, ठीक है ना, तो एक एक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, दैट इज अ सेंट्रल बोर्ड एक्ट 1963। इस एक्ट के अंदर ये दोनों डिपार्टमेंट बने। तो इसका अगर आपको स्ट्रक्चर समझना है कि डिपार्टमेंट ऑफ जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का जो डिपार्टमेंट है, उसमें कमिश्नर कैसे अपॉइंट होता है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? उसमें एडिशनल कमिश्नर कैसे आता है, असिस्टेंट कैसे आता है, डेप्यूटी कैसे होता है, ज्वाइंट कमिश्नर कैसा होता है, उसका पूरा लॉ कहाँ लिखा हुआ है? इस जगह पे लिखा हुआ है, अगर नेक्स्ट लेवल की प्रैक्टिस करनी है तो। सबसे ऊपर कौन होता है दोस्तों डिपार्टमेंट में? सबसे ऊपर कौन होता है? तो सबसे ऊपर कौन होता है उसका? सीपी, मतलब चेयरपर्सन, ठीक है? फिर क्या होता है? तो फिर होता है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। क्या लिखा मैंने? ये पीसीसीआईटी, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। फिर कौन आता है? सीसीआईटी, पी निकल गया आगे से, मतलब चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? कि ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना? मैंने आपको बोला द मोमेंट आपको ऊपर से जाता है तो आप मुझे बता दें, ठीक है? फिर होता है दोस्तों क्या? सीआईटी, दैट इज अ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। फिर होता है दोस्तों कौन? कौन सा कमिश्नर आता है फिर? एडिशनल सीआईटी। ओके, फिर कौन सा आता है? ज्वाइंट, जिसको हम जेसी बुलाएंगे।
शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको हम, जेसी। फिर आएगा कौन दोस्तों, एसीडीसी, समझ रहे हो। फिर कौन आएगा, आईटीओ, ये लास्ट रैंक ऑफिसर है। उसके बाद इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट स्टार्ट हो जाता है। समझ आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी है ना दोस्तों, इनकम टैक्स के अंदर ये तीन लोग क्या हो सकते हैं, ये तीन लोग ही क्या बन सकते हैं, एओ बन सकते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, इनकम टैक्स में एओ कौन बन सकता है, कौन से लोग बन सकते हैं, ये तीन लोग। कौन बनेगा, जॉइंट कमिश्नर, एसीडीसी, या तो फिर कौन होगा, आईटी। तो इसका रैंक क्या होगा, एओ का रैंक क्या होगा। आपको कोई पूछता है कि एओ ने मुझे नोटिस भेजा है, तो आपको पहले चेक करना है रैंक कौन सा है। तो पहला रैंक कौन सा होगा, सीनियर रैंक जेसी का है। दूसरा रैंक किसका है, एसीडीसी का। एंड तीसरा रैंक किसका है, आईटीओ। इसके अलावा कोई और आपको नोटिस नहीं भेज सकता। इंस्पेक्टर ने नोटिस भेजा, भेज ही नहीं सकता, इनवैलिडेट कर दो। बोले किसने सिखाया आपको, नोटिस भेज ही नहीं सकता इंस्पेक्टर। समझ में आ रहा है। तो नोटिस मिनिमम रैंक क्या होगा, और इसमें भी लिमिट है कि इतने से इतना इनकम वाला होगा तो आईटीओ भेजेगा, इतने से इनकम वाला होगा तो एसीडीसी भेजेगा, उससे ऊपर वाला होगा तो जेसी। जैसे सीनियर रैंक है जेसी, तो उसके पास बड़ी मैटर होती है, जैसे इंटरनेशनल टैक्सेशन की मैटर हो गई या टीडीएस डिफॉल्ट वाली मैटर हो गई, तो वो जेसी के पास होता है। एसीडीसी के पास मीडियोकर मैटर्स होती है, आईटीओ के पास वेरी मीडियोकर मैटर्स। तो एओ कौन होगा, ये तीन के अलावा और कोई एओ नहीं हो सकता। ये बेसिक्स का फर्स्ट, सॉरी, आपको जो स्पाइरल मिलेगा ना उसके फर्स्ट पेज पे ये लिखा होगा कि एओ कौन होगा। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं, इसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं, वो आप ऑलरेडी करके आए हो। तो कौन असेसमेंट करेगा इसमें, सीआईटी आके असेसमेंट करेगा। उसका काम है असेसमेंट करना, कि उसका काम है सारी टीम को गाइड करना। तो मान लो एओ ने आपको ऑर्डर भेजा, किसको ऑर्डर भेजा, तो मान लो गोपाल को भेजा, उसको ऑर्डर भेजा। गोपाल ने बोला मुझे पसंद नहीं आया क्या ऑर्डर, तभी क्या करेंगे आप, पसंद नहीं आया उसका क्या हो सकता है, उसके लिए दोस्तों आप क्या फाइल करोगे, क्या फाइल करोगे, अपील, हाँ या ना। तो अपील किसके सामने फाइल करोगे, अपील किसके सामने फाइल करोगे, सीधा कोर्ट में पहुंच जाओगे, नहीं। तो डिपार्टमेंट ने एक अलग से एक ऑफिसर अपॉइंट किया है, कॉल्ड व्हाट, सीआईटी अपील्स। इसका पूरा नाम क्या होता है, ध्यान से सुनो, इसका पूरा नाम क्या होता है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स वाला। दो टाइप के सीआईटी होते हैं, एक होता है अपील वाला और दूसरा होता है नॉन अपील वाला। मतलब अपील वाला कौन होगा, जो असेसमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा होगा वो अपील वाला होगा। क्योंकि ये जो सारे रैंक ऑफिसर है ना, ये वाले जो एसीडीसी जेसी, ये सब किसको रिपोर्ट करते हैं, ये अल्टीमेटली किसकी टीम में काम करते हैं, किसकी टीम में काम करते हैं, किसी की ना किसी सीआईटी में काम करते हैं। एक अथॉरिटी है 116 में, इनकम टैक्स अथॉरिटी, उसमें मैं बताऊंगा आपको। तो ये लोग हैं, ये किसको रिपोर्ट करते हैं, सीआईटी। जो एओ होता है वो रिपोर्ट किसको करेगा, अपने सीआईटी को ही करेगा ना। अभी आप उसके सामने जाके चैलेंज करोगे कि आपके ऑफिसर ने ये गलत, आप उसके सामने जाके क्या बोलोगे, वो तो ऐसे बोलेगा मैंने बोला था उसको ये करने के लिए, तो मेरे सामने आके क्या बोल रहा है। तो उसके लिए आपको किसके पास जाना पड़ेगा, किसके पास जाना पड़ेगा दोस्तों, सीआईटी अपील्स के पास। तो है ना, लोगों को है ना समझ ही नहीं होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीआईटी एंड सीआईटी अपील्स। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आप फर्स्ट लेक्चर में बता रहा हूँ, देयर इज नो आइडिया ऑफ द स्टूडेंट दैट के व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन सीआईटी एंड सीआईटी अपील्स। सीआईटी मतलब क्या होता है, सीआईटी मतलब वो अपील वाला पार्ट नहीं है, वो असेसमेंट वाला पार्ट है। और डिपार्टमेंट में असेसमेंट वाला यूनिट अलग होता है, अपील वाला यूनिट क्या होता है, अलग होता है। तो अभी आप अपील करोगे तो असेसमेंट वाले यूनिट पे जाओगे। अरे किसके सामने अपील करते हो, जिसने आपको ऑर्डर भेजा है उसके सामने थोड़ी ना आप बोलोगे कि ये गलत है। वो तो बोले हमने ही तो भेजा है सर, आप क्या ऐसा करते। तो आपको अपील वाले पे बस जाना पड़ेगा। अभी सीआईटी अपील से मान लो आपको फेवर नहीं किया, मतलब किसको फेवर किया, किसको फेवर किसको किया, मान लो उसने किसको फेवर किया, एओ को फेवर किया, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, तो आपके पास ऑप्शन है किसके पास जाओगे, आईटीएटी। मतलब आईटीएटी का पूरा नाम क्या है, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। मतलब आप जाओगे ट्रिब्यूनल के पास। अभी ट्रिब्यूनल के सामने किसका ऑर्डर चैलेंज करो, जैसे सीआईटी अपील्स के सामने किसका ऑर्डर चैलेंज किया था आपने, एओ का। अभी सीआईटी का अपील्स का ऑर्डर आया, तो अभी ट्रिब्यूनल में कौन सा ऑर्डर चैलेंज होगा बताए, वो एओ का नहीं होगा, किसका होगा, सीआईटी अपील्स का। समझ आ रहा है मैं क्या बोलूं। तो ट्रिब्यूनल में जाओगे तो ऐसा बोलोगे कि एओ ने गलत किया। अरे डिसीजन किसका ओवरटर्न करना है आपको, सीआईटी अपील्स का ना। तो चैलेंज किसको करोगे, अपील वाले को ही करोगे ना।
मान लो ट्रिब्यूनल ने भी किसको फेवर कर दिया, किसको फेवर कर दिया, सीआईडी, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन हैं, हाई कोर्ट, एंड फिर अगर बाद में जा रहा है तो फिर लास्ट में आप किस में जा सकते हैं, सुप्रीम। अभी कुछ ऑर्डर जो होते हैं ना दोस्तों, कुछ ऑर्डर सीधा एओ से आते हैं, कुछ ऑर्डर कमिश्नर से आते हैं। जैसे ना आपको बहुत बेसिक्स में लेके जाओ ना, तो आपने शायद जीएसटी में ये वाला सेक्शन सुना होगा, 12AA एग्जाम्पशन वाला चैप्टर आपने किया होगा, तो उसमें सुना होगा कि ट्रस्ट को अगर जीएसटी में एग्जाम्पशन चाहिए तो उसके पास सेक्शन 12AA का क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, होना चाहिए। तो ये 12AA लाइसेंस कौन देता है पता है, कमिश्नर देता है, एओ नहीं देता। 12AA का लाइसेंस कौन देता है, कमिश्नर। अभी आप कमिश्नर ने आपका ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया, बोले नहीं मिलेगा लाइसेंस, तो अभी आप किसको अपील करोगे? आपको क्या लगता है आप किसको अपील करोगे? ऑनलाइन वाले बच्चे भी बताइएगा, मैं ऐसा ना हो कि मैं अकेला अकेला हूँ। आपको समझ आ रहा है सब कि बहुत सर आप है ना पहले लेक्चर में ही आपका बहुत ऊपर जा चुका है, ठीक है, थोड़ा नीचे आओ, हमारे लेवल का बताओ। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने ऑर्डर दिया है कि 12AA में लाइसेंस नहीं मिलेगा, तो आप किसके सामने जाके अपनी बात बोलोगे? थोड़ी देर पहले मैंने हिंट दिया, आप सीआईटी अपील्स के पास नहीं जाओगे क्योंकि दोनों सेम रैंक ऑफिसर है ना, आप समझ रहे हो? तो आप किसके पास जाओगे? आईटीएडी के पास जाओगे कि सीआईटी? अभी मैं सीआईटी और मितांशु भी सीआईटी अपील्स वाला है, और हम दोनों काफी अच्छे फ्रेंड हैं। अभी मैंने लाइसेंस कैंसिल किया, मान लो किसका, विश्व का, बोले नहीं मिलेगा, आपके ऊपर विश्वास नहीं है, तो 12AA का लाइसेंस नहीं मिलेगा आपको। तो अभी विश्व किसके पास जाएगा? सीआईटी अपील्स के पास जाएगा। और सीआईटी अपील्स मैटर कैसे एंटरटेन करेगा? क्यों? क्योंकि दोनों कौन से ऑफिसर हैं, दोनों को समझ कितनी होगी दोस्तों, एक जैसी होगी ना समझ, तो फिर आप किसके पास जाओगे? ट्रिब्यूनल। तो अभी है ना क्या होता है पता है, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है कि किसका ऑर्डर किसके सामने चैलेंज, तो सीआईटी अपील्स का किसके सामने चैलेंज करोगे? मतलब कमिश्नर का ऑर्डर किसके सामने चैलेंज होगा? ट्रिब्यूनल के सामने कि सीआईटी के सामने? ट्रिब्यूनल के सामने। जैसे कुछ पेनल्टी ऑर्डर होते हैं वो कमिश्नर से आते हैं डायरेक्ट, तो कमिश्नर का ऑर्डर होता है वो सीधा ट्रिब्यूनल में चैलेंज होता है। एओ का ऑर्डर कहाँ चैलेंज होता है? पहले अपील वाले कमिश्नर के पास, फिर आईटीएटी, फिर बाद में आगे की तरफ जाना है। तो ये है ये वाला पोर्शन, सर्च सीजर अपील रिवीजन। अभी है ना मैं आपको एक 3 वर्ड बता देता हूँ जो आप अभी याद रख लेना, और आप मुझे बताने का ट्राई करना कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। डिटेंशन, सीजर एंड कॉन्फिस्केशन। कोई बताएगा इसका क्या एग्जैक्ट मीनिंग होता है? डिटेन हो गया है, तो आपने नाम तो सुना ही होगा, बोले सर डिटेन हो गया, गाड़ी डिटेन हो गई, पार्क किया होता रास्ते में, उठा के ले गए वो लोग। टू व्हीलर होता है ना, रखा होता है कहीं पे भी, तो वो टू व्हीलर वाले आए और उठा के लेके गए। वो न्यूज में मीम भी चलता है ना, ये गवर्नमेंट का सबसे फास्टेस्ट डिपार्टमेंट है जो बहुत इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या करता है, काम करता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता होगा कि वो बैठा हुआ है फिर भी उसके साथ ही उठा लिया। इट माइट हैव बीन द पॉसिबिलिटी, कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ होगा कि बैठे हुए थे भाई साहब फिर भी उठा लिया। बोले बैठा हो भाई, बैठने तो दो शांति से। क्या लगता है आपको, बोलो डिटेन मतलब क्या होता हो? मतलब is there any assessment involved in that part कि just because we have taken the possession of the goods, we have taken the possession of goods, nothing seriously। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं डिटेंशन कौन सा एक्ट है, a bit of lighter act। मैं क्वांटम ऑफ सिग्निफिकेंस की बात कर रहा हूँ कि डिटेंशन कौन सा एक्ट होगा, स्ट्रिक्ट एक्शन आपके सामने लिए क्या 500,000 रुपए दोगे बात खत्म हो जाएगी। मतलब वो वाला 500,000 नहीं जो मैं आपको समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? आप ऐसा बोलो सर 100-200 देके बात को निपटाओ, यहाँ पे कहाँ जा रहे हो आप आगे, ठीक है। सीजर मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि लाइक कौन सा एक्ट है ये, मीडियम एक्ट, दैट वी हैव अ डाउट कि आपके पास जो असेट्स हैं उसका आपके पास कोई ओनरशिप, या तो आपने उसको आईटीआर में नहीं डिक्लेयर किया तो हम गुड्स को अभी सीज करके लेके जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? फिर बाद में जो आउटकम होगा उसके बेसिस पे हम गुड्स आपको देंगे। कॉन्फिस्केशन मतलब क्या होता है पता है? स्ट्रिक्ट एक्शन, मतलब गया गुड्स का ओनरशिप ही गया, किसी के पास ड्रग्स पकड़ा गया तो सीज होगा कि कॉन्फिस्केट होगा? क्या लगता है? कॉन्फिस्केट ही होगा ना, जब्ती होगा ना, जेल भेजेंगे वो अलग।
आ रहा है समझ में? तो कुछ चीजें मान लो कि लॉ में लिखा है कि कॉन्फिस्केशन ऑफ द गुड्स, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं कि वो गुड्स को अलग तरीके से डील करें। कुछ जगह पे ऐसा लिखा है द सीजर ऑफ गुड्स, इसका मतलब वो किसकी बात करें, they are looking for the possession of the goods, then they will assess something and then they will pass an assessment order on it. समझ में आ रहा है? ठीक है। एंड लास्ट में जाके जो पार्ट स्टार्ट होता है वो किसका स्टार्ट होता है, किसका होता है, इंटरनेशनल टैक्सेशन का। ओके, तो अभी इंटरनेशनल टैक्सेशन तो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट मतलब, क्योंकि उसमें क्या है कि इंटरनेशनल टैक्सेशन मैंने बोला ना कि कोई अलग लॉ नहीं है, वो भी इनकम टैक्स का ही एक पार्ट है, बट उसके लिए पढ़ने के लिए पूरा इनकम टैक्स क्लियर होना जरूरी है। ठीक है। और मैं तो जनरली स्टूडेंट को ये एडवाइस करता हूँ कि अगर 40 मार्क्स का इंटरनेशनल टैक्सेशन है तो अगर आप रिवीजन करने बैठते हो तो सबसे पहले आपको क्या कंप्लीट करना है, इंटरनेशनल। क्योंकि ये 60 मार्क्स कंप्लीट करने में हमें जो टाइम लगेगा और जो 40 मार्क्स कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा ना, वो बहुत ही, हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि बहुत ज्यादा मिसमैच होगा। हो सकता है कि इंटरनेशनल टैक्सेशन हमारा 30 से 35 घंटे में खत्म हो जाए और बाकी का डीटी का सिलेबस खत्म करने में 150 आवर्स या 160 आवर्स हमें चाहिए। ठीक है ना, तो डिफरेंस ज्यादा है। सो मैं स्टूडेंट को जनरली बोलता हूँ कि पहले आपको क्या करना है, इंटरनेशनल टैक्सेशन। सो देखो हमारा स्टार्टिंग क्या होगा उसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा होगा उसको समझिएगा। सबसे पहले तो जो हम बात करेंगे उसमें क्या बात करेंगे, बेसिक्स। तो जो आपको बात बताई गई है कि बेसिक्स में टाइम लगेगा, क्यों टाइम लगेगा, नॉर्मली आप देखोगे तो बेसिक्स 3 से 4 लेक्चर में खत्म हो जाता है, बट हमारा वो थोड़ा टेक्निकल नो हाउ जो बोलते हैं ना, पूरा आईपीआर हमने अलग डेवलप किया हुआ है कि कैसे सब्जेक्ट को क्रैक करना है। सो बेसिक्स के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, सो बेसिक्स के अंदर मेनली तो हमें क्या डिस्कस करना है, जो टैक्स रेट्स हैं वो डिस्कस करने हैं, और कुछ रेसिडेंशियल स्टेटस हैं वो हमें क्या करने पड़ेंगे, डिस्कस करने पड़ेंगे। ओके, मतलब बेसिक्स के अंदर हमें जो डिस्कशन करना है दैट इज फ्रॉम सेक्शन नंबर 1 टू सेक्शन नंबर कौन सा, 9। ठीक है, ये बेसिक्स के अंदर हमें क्या करना है, डिस्कस करना 1 to 9 जो इनकम टैक्स एक्ट का है। फिर हमारा जो सेकंड चैप्टर होगा, डायरेक्टली बोल रहा हूँ, सेकंड चैप्टर जो हमारा डायरेक्ट होगा वो होगा क्या, मैंने एक वर्ड यूज किया है, एडवांस पीजीबीपी। तो ऐसा मत सोच के आइएगा कि इंटर में हो चुका है, समझ में आ रहा है ना, इंटर में जो हुआ है और फाइनल में जो होने, आपको समझ आ गया डिफरेंस, इंटर का बेसिक्स का लेक्चर और फाइनल के बेसिक्स के लेक्चर में अंतर है ना, कि भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। तो एडवांस पीजीबीपी। थर्ड जो होगा दोस्तों वो होगा एडवांस कैपिटल गेन। बोले सर एडवांस क्या होता है, उसमें कैपिटल गेन में क्या एडवांस होता है, तो एडवांस कैपिटल गेन में जो हमें अमालगमेशन एमएनडे के जो केस होते हैं, मर्जर एंड एक्विजिशन के, उसमें किस तरह से टैक्सेशन सिस्टम वर्क करता है, डीमर्जर में कैसे वर्क करता है, समझ रहे हो, कन्वर्जन, टेक ओवर, ऐसे टोटल 9 अलग अलग केसेस हैं जिसके अंदर हमें डिस्कस करना है कि टैक्स किस तरह से वर्क करता है। तो वो होता है एडवांस कैपिटल गेन। एंड देन फिर हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज नथिंग बट द आईएफओएस। ओके, देन टीडीएस एंड टीसीएस, जो मेरे हिसाब से पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट इस चैप्टर ने अपने आप को 4 टाइम्स क्या कर दिया है, बड़ा कर दिया है। क्या कर दिया है, अपने आप को कितना बड़ा कर दिया है, 4 टाइम्स। मतलब पहले टीडीएस और टीसीएस कंप्लीट करने में जो टाइम लगता था अभी उसमें ज्यादा लगता है। ठीक है, तो हमारा ये इनिशियल फेज ये रहेगा, समझ रहे हो, तो ये इनिशियल फेज हमारा रहेगा बेसिक से लेकर टीडीएस टीसीएस तक का। फिर हम किस में जाएंगे, फिर हम इस फेज में जाएंगे। ओके, कौन से वाले, असेसमेंट ऑफ वेरियस पर्संस। तो हम समझ पाएंगे ना असेसमेंट ऑफ वेरियस पर्सन में एग्जैक्टली क्या करना है। अभी आप पढ़ रहे हो कंपनी वाला और आपको पीजीबीपी नहीं पता है कि क्या होता है, उसमें ट्रीटमेंट कैसे देनी है, ऐसे आप इंटर में करके आए हो, बट मैंने आपको बोला ना कि वो नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है, सो ये ध्यान रखना। जो कंपाइलेशन आपको अलग से मिलेगा जो क्वेश्चन का, उसमें पिछले 10 अटेम्प्ट के सीए फाइनल के सारे क्वेश्चन पेपर्स, सीए में फाइनल के सारे क्वेश्चन पेपर, सीएस फाइनल के सारे क्वेश्चन पेपर, वो उसका कंपाइलेशन आपको मिलेगा और पूरे मार्केट में वही चलता है। समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइक वो कंपाइलेशन है वो किधर से कॉपी किया, वो सारे सजेस्टेड आंसर्स ही हैं, पर वो कौन से वाले होंगे दोस्तों, अमेंडेड वाले। क्यों, 10 साल पहले तो अभी अलग था ना, और अभी जो पोजीशन है वो आपकी पूरी डिफरेंट है, तो उसके लिए आपको पूरा अमेंडेड ही मिलेगा वो वाला पार्ट। ठीक है, सो अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो।
ये वाला थोड़ा ज्यादा हो गया, बट ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा। कौन सा वाला ज्यादा हुआ? ये वाला। बोला ना मैंने आपको कि समझ आ गया सबको, क्लियर हो गया। इसके अलावा एक बात बताऊं आपको, अंदर की बात, ये डिपार्टमेंट में ना एक और बंदा भी होता है, जो कौन होता है बताएं? वो होता है डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, डीजीआईटी बोलते हैं। अभी जब रेड पड़ती है ना, रेड, तो ये सब लोग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। इसका अपॉइंटमेंट है ना डिपार्टमेंट करता है। इस बंदे का अपॉइंटमेंट कौन करता है पता है? ये मैं एलिगेशन नहीं कर रहा हूँ किसी के ऊपर, बट सिर्फ आपको कनेक्ट हो जाएगा, हाँ बोले सर आपने सही बात बोली, यही होगा। तो अभी ये जो कमिश्नर वगैरह लोग होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? वो तो डिपार्टमेंट करता है। बट डीजीआईटी का कौन करता है? गवर्नमेंट। तो जब रेड पड़ने वाली होती है तो डीजीआईटी से परमिशन लेनी पड़ती है। अभी आप समझ गए ना? यू आर वेल इनफ। मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाहता आगे। इस सेंटेंस के लिए वापस बोलूं मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर रेड करनी है तो किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? डीजीआईटी से। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब रेड के लिए जब जाएगा तो डीजीआईटी परमिशन कब देगा? बोले अपना आदमी तो नहीं है ना। आ गया समझ में? तो ये अपॉइंटमेंट कौन करता है दोस्तों? ये अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट करता है। डायरेक्टर जनरल होता है या एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। ये हर डिपार्टमेंट में होता है। हर डिपार्टमेंट में इनका क्या होता है? अपॉइंटमेंट होता है। और ये लोग क्या बोल के अपॉइंट करते हैं बताएं? ये लोग ये बोल के अपॉइंट करते हैं दैट वी आर लुकिंग ओवर द मैटर्स ऑफ द सीबीडीटी, कि वो लोग काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? ये उनके क्लैरिफिकेशन। बोले हमने ये अपॉइंटमेंट किसके लिए किया है? हमने इसी पर्पस के लिए किया है कि वो लोग काम अपना ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो वो होता होगा अभी उनके हिसाब से सब सही है। ठीक है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। कोई डाउट है ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स तो पूछ लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। फाइनली हमारा जो बेसिक्स वाला पार्ट है, वो मैंने अभी तक जो बताया वो क्या था? जो हारमोनियम सिस्टम जो है ना, कि पूरा हारमोनियम किस तरह से हम टैक्सेशन का बजाएंगे, ठीक है ना, वो मैंने आपको बता दिया। दैट वी आर गोइंग विद द non-index part of your book, that first we are going to discuss the basics, then advanced VGP, then advanced capital gain and IFRS, TDS, TCS, एंड छोटे छोटे 2-3 चैप्टर हैं वो जो खत्म हो जाएंगे साथ साथ। फिर हम किसको टच करेंगे? एग्जाम में सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी है दोस्तों? पहली प्रायोरिटी उनके लिए सबसे पहले कंपनी वो लोग पूछते हैं या तो ट्रस्ट पूछते हैं। 10 अटेम्प्ट के और या तो 10 साल के पेपर आप निकाल के देखोगे ना, तो इन दोनों में से क्वेश्चन आता है, क्योंकि दोनों सबसे ज्यादा टफ क्या है? कंपनी है और दूसरा क्या है? ट्रस्ट है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, सो ध्यान रखिए। सो स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना सब लोगों को। सो क्या हम लर्न क्या करने वाले हैं उसको पहले समझते हैं। दैट हमें जो पढ़ना है वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओके, और उसके साथ हमें कौन सा फाइनेंस एक्ट पढ़ना पड़ेगा? रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट, जो पढ़ना पड़ेगा फाइनेंस एक्ट 2022। तो ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ फाइनेंस एक्ट, तो फाइनेंस एक्ट क्या होता है बताओ? फाइनेंस एक्ट मतलब सिर्फ वो इनकम टैक्स के अमेंडमेंट्स कवर करते हैं कि सारे अमेंडमेंट्स कवर करते हैं? सारे अमेंडमेंट्स। समझ रहे हो? मैं आपको एक होमवर्क दूं, आप करके आओगे? ठीक है, क्या करके आना बताएं? आप लोग लिख लो कहीं पे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूछूंगा, आप ट्राई करना थोड़ा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मनी बिल एंड फाइनेंस बिल। ठीक है ना, ये आपका होमवर्क है, ये करके आना, थोड़ा रिसर्च करके आना। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे लेक्चर देख लिया और आ गए। वो वाला यूट्यूब वाला ज्ञान इधर नहीं चलेगा, मैंने पहले ही बोल दिया। यूट्यूब पे ये सब नहीं होता, उधर होता है ये वाला होगा तो ऐसे चार्ट में देख लो, ये वाला होगा तो ऐसे चार्ट। वो हमारा उस तरह का स्टडी नहीं रहेगा। ठीक है, सो फाइनेंस एक्ट 2022 की अगर मैं बात करूं, ध्यान देना। सो फाइनेंस एक्ट आप सब लोगों को पता होगा कि फाइनेंस एक्ट कब प्रपोज होता है? फाइनेंस एक्ट होता है, वो कोई भी एक्ट होता है वो किस फॉर्म में आता है? बिल के फॉर्म में। तो बिल एक क्या होता है दोस्तों?
बिल एक क्या होता है, प्रपोजल होता है। और वो प्रपोजल कब आया जाता है, कब मतलब आएगा, हमेशा आपको पता होगा कि फाइनेंस बिल कब आता कब है, फर्स्ट फेब को, ठीक है, फर्स्ट फेब को वो आता है। बट उसका एक एक्सेप्शन है, उसका एक्सेप्शन क्या है कि फर्स्ट मतलब अगर कौन सा ईयर होता है दोस्तों, इलेक्शन वाला ईयर होता है। कौन सा ईयर होता है, इलेक्शन वाला ईयर। तो इलेक्शन वाला ईयर जो होता है उसका फाइनेंस बिल जो होता है वो कब आता है, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। मतलब एक बार सरकार बन जाएगी उसके बाद आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। मतलब अभी इलेक्शन कब है, ये गुजरात वाले नहीं बोल रहा हूँ, अभी इलेक्शन को हम कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं, यूनियन लॉ पढ़ रहे हैं ना, तो हमें यूनियन की बात करना है, स्टेट की बात नहीं करेंगे। तो अभी इलेक्शन कौन से ईयर में, 2024। फिर कब आएंगे, 29, 34, जब भी आएंगे आगे, सो ऑन। तो उस केस में इलेक्शन वाला ईयर होगा ना, उसका फाइनेंस बिल दोस्तों फर्स्ट फेब को नहीं आता, उसका फाइनेंस बिल हो जाता है सरकार बन जाए उसके बाद। मतलब नॉर्मली कब आता है वो, नॉर्मली कब आता है, 1 जुलाई। मतलब 2024 में आप देखोगे ना, तो 2024 का फाइनेंस बिल कब आएगा, आप फरवरी में वेट करके बैठे, बोले आएगा आएगा आएगा, सर ने तो बोला था आएगा, और आया भी होगा, आया भी होगा, पर वो कौन सा होता है वो मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। तो फर्स्ट फेब को आएगा नॉर्मली, बट इलेक्शन वाले ईयर में कब आएगा, 1 जुलाई। समझ रहे हो। तो सर क्यों 1 जुलाई को ही आएगा इलेक्शन वाले ईयर में, इसका कोई खास वजह, खास वजह तो यही है ना कि आप बाद में स्टंट करोगे, पॉलिटिकल स्टंट। अप्रैल में इलेक्शन है और फरवरी में आके आप अनाउंसमेंट करोगे, द रूलिंग गवर्नमेंट विल ऑलवेज मिसलीड द पब्लिक by incorporating the taxation system which is very favorable to the taxpayers. Yes or no? तो इसकी वजह से वो लोग वोट कन्वर्ट करेंगे ना, तो इट इज बेटर टू हैव अ फाइनेंस बिल आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। समझ रहे हो। और इलेक्शन के टाइम पे बॉस कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, इलेक्शन कमिश्नर होता है। और इलेक्शन के टाइम पे भी रेड पड़ती है, उसका भी अपने पढ़ेंगे कि इलेक्शन के टाइम पे कैसे रेड पड़ती है। नॉर्मली क्या होता है कि इलेक्शन के टाइम पे आप अगर आपको रेड करनी है ना, मतलब सर्च करना है ना, तो आप टैक्स पेयर के एविडेंस होने चाहिए आपके पास कि इसने ये किया है। पर इलेक्शन के टाइम पे कोई एविडेंस नहीं, आपको लगता है कि इसके पास कैश है और ये पेडलर है, पेडलर मतलब कैश को रोटेट कर रहा है, पकड़ के डाल दो अंदर। समझ रहे हो। तो वो वाला भी सर्च वाला सिस्टम है। तो अभी मान लीजिए, तो क्यों ऐसा किया होगा, फाइनेंस एक्ट कब लाना है, मतलब फाइनेंस बिल कब लाना है, जुलाई में लाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार बन जाएगी उसके बाद। और इलेक्शन कमिश्नर लाने भी नहीं देगा, क्यों, मेजर पॉलिसी है ना। आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं उसके बाद गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी होती नहीं है। क्यों, क्योंकि उस पॉलिसी से आप क्या मैनिपुलेट कर सकते हो, वोट्स मैनिपुलेट कर सकते हो, लोगों के ओपिनियंस मैनिपुलेट कर सकते हो। इट इज इलेक्शन कमीशन ने बोला रहने दो, 4 साल में नहीं किया, अभी 1 साल में क्या कर लोगे, ऐसा नहीं बोलेगा, बट वो ऐसा बोलेगा कि आप कोई मेजर इवेंट आप नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि वो अल्टीमेटली उसकी इंपैक्ट किसके ऊपर आती है, इलेक्शन के ऊपर भी आ सकती है। लॉजिक समझ आ गया। बट बाकी सब केस में कब आएगा, फर्स्ट फेब को आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रहे। तो अभी ना फाइनेंस बिल जब आता है ना, ध्यान से समझना, फाइनेंस बिल जब आता है तो नॉर्मली मान लो आपका जो मैंने बोला कि फाइनेंस एक्ट आपको कौन सा पढ़ना है, 2022। तो दोस्तों बिल आया कब होगा, बिल आया होगा 1 फरवरी 2022 को आया होगा, आया होगा ना। और उसको एक्ट बनने में, नॉर्मली उसको एक्ट बनने में, एक्ट बनने के लिए उसको लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों से पास होते हुए मेजोरिटी मिलने के बाद उसको किसके पास जाना पड़ता है, एक्ट बनाने के लिए किसका एसेंट रिसीव होना जरूरी है, एसेंट फ्रॉम, किससे रिसीव करना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर से। उन्होंने तो प्रपोज किए हैं, उससे कैसे करवा सकते हो, तो किसने प्रपोज, किसने किया, प्रेसिडेंट। और जैसे ही वो एक्ट बनता है तब उसके अंदर का जो क्या होगा दोस्तों, जब उसके अंदर का जो पावर आपने क्रिएट किया होगा उसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, चार्ज में कन्वर्ट कर सकते हो। समझ रहे हो। तो ये देखो फ्लो समझ रहे हो। तो बिल कब आया होगा, 1 फरवरी। तो आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, ध्यान से समझना। आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर होगा जो स्टार्ट कब से होगा, 1 अप्रैल 2022 होगा ना, 1 अप्रैल 2022। क्योंकि जो फाइनेंस एक्ट आता है फरवरी में वो इमीडिएट अप्रैल से एप्लीकेबल होगा ना, कि बाद में होगा, बाद में होगा तो बाद में बोलना था ना।
अभी आए हो तो जब अप्रैल आएगा उसी में एप्लीकेबल होगा ना, आप लॉजिक समझ रहे हो। तो अभी मान लो 23 वाला आएगा, तो वो 23 में जो फाइनेंस बिल आएगा वो कब से एप्लीकेबल होगा? अप्रैल 24 से होगा कि जो इमीडिएट अप्रैल आएगा? इमीडिएट अप्रैल। तो अभी 1 Feb 22 को जो फाइनेंस बिल आया होगा तो वो इमीडिएट अप्रैल कौन सा होगा? 1 अप्रैल 2022। तो प्रीवियस ईयर इस दिन से स्टार्ट होगा और वो एंड कब होगा? 31 मार्च 2023 को एंड हो जाएगा। तो असेसमेंट ईयर क्या होगा आपके एग्जाम के लिए? 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 2024। यस और नो? तो ये आपके एग्जाम के लिए है, ये फिक्स कर देना। जून 23 एंड दिसंबर 23 के लिए ये आपका प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर रहेगा। तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? प्रीवियस ईयर होगा 22-23 एंड असेसमेंट ईयर कौन सा होगा दोस्तों? 23-24। तो अभी होगा क्या बताए, जब आप जून में एग्जाम दे रहे होंगे ना, जून 23 में, तो ऑलरेडी एक फाइनेंस बिल और आ चुका होगा। कौन सा? 2023 वाला। तो कुछ स्टूडेंट्स को उत्साही हो जाते हैं, बोले सर ये वाला हमें क्यों एप्लीकेबल नहीं? अभी मान लो वो वाला एप्लीकेबल करना है तो मुझे बैच कब से स्टार्ट करनी पड़ेगी? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर वो वाला फाइनेंस बिल पढ़ना है तो बैच हम कब से स्टार्ट करें? फरवरी 2023। ठीक है, तो फरवरी 2023 में वो लोग अनाउंस करेंगे, 4-5 दिन मुझे लगेंगे समझने में, फिर मैं वो कुछ मटेरियल बनाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा ना। चलो 2023 में, तो मैंने 2024 में क्या होगा? पेपर स्किप हो गया। क्यों? क्योंकि 2024 में तो क्या है दोस्तों, इलेक्शन वाला ईयर है ना, तो इलेक्शन वाले ईयर में तो आएगा ही नहीं, तो वो वाला आपको एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा रीजन ये है कि इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस के हिसाब से ये है कि जब भी आप जून में या दिसंबर में एग्जाम देते हो तो जो इमीडिएट मार्च कंप्लीट हुआ है ना, उसी दिन तक का क्वेश्चन आ सकता है। इमीडिएट मार्च मतलब जो अभी कंप्लीट हुआ है। तो जून में एग्जाम दोगे, जून 2023 में, तो कौन सा मार्च कंप्लीट हुआ होगा? मार्च 2023। तो उस दिन तक का टेक्निकली क्वेश्चन आ सकता है। तो 2023 में खत्म हुआ ना, तो 2023 में कौन सा ईयर खत्म हुआ होगा? 22-23 ही तो खत्म हुआ होगा। तो 22-23 का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 22-23 के अलावा क्वेश्चन नहीं आ सकता। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अभी मान लो चॉइस में दे रहे हो तो ये रट्टा नहीं मानना है आपको कि हमें क्यों फाइनेंस एक्ट 2022। मान लो कि जब 2026 में कोई क्लाइंट की मैटर डील कर रहे हो, तो भी जरूरी थोड़ी ना है कि आपको 2025-26 की मैटर डील करनी होगी। 2025-2026 में क्लाइंट को नोटिस आया 10 साल पहले का, एक आ सकता है 10 साल पहले का नोटिस, कि प्रीवियस ईयर 16-17 में आपने कुछ टैक्स के इवेजन्स किए थे, ठीक है, इस रेफरेंस में आपको नोटिस दी जा रही है। तो आप क्या फाइनेंस एक्ट 2025 पढ़ोगे उस टाइम? कि जो रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट होगा उस ईयर के लिए वो पढ़ना पड़ेगा। तो 15-16 के लिए या 16-17 के लिए रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट क्या होगा? फाइनेंस एक्ट 2016 होगा ना, 16-17 के लिए। तो है ना, कुछ सीएमए का ऐसा भी है, कुछ सीए भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीएमए की बात कर रहा हूँ, पर उनको तो पता ही नहीं होता कि कौन से फाइनेंस एक्ट में कौन सा ईयर एप्लीकेबल। तो आपको सिंपल लॉजिक याद रखना है कि अप्रैल में जब स्टार्ट हुआ उसके इमीडिएट फरवरी में जो बिल आया होगा वही फाइनेंस सेक्टर में रीड करना है। लॉजिक समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये सब इंजीनियरिंग आप प्रोसेस को समझिएगा, मैं आपको कब से यही बात बताना चाह रहा हूँ। ठीक है ना? तो टेक्निकली आपकी एग्जाम में फरवरी 2023 में जो फाइनेंस बिल आएगा, जो इसको हम FA 2023 के नाम से जानेंगे, वो आपके एग्जाम के लिए कहीं पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा। काफी सारे लोग आपको बोलेंगे कि एप्लीकेबल होगा, हाँ वो जीएसटी के लिए एप्लीकेबल होगा, दैट इज ऑल्सो फॉर December 23 अटेम्प्ट ओनली। समझ रहे हो मैं क्या? बट डीटी में वो एप्लीकेबल, डिफरेंट बॉल गेम। ठीक है, तो वो वहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा जीएसटी में, बट इधर नहीं होगा। समझ रहे हो? ठीक है, क्योंकि ईयर खत्म नहीं हो रहा है ना दोस्तों। मैंने क्या बोला, इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस में क्या लिखा है? हमें ईयर खत्म करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू आस्क एनी क्वेश्चंस। तो अगर ईयर ही खत्म नहीं हुआ तो आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो ये ध्यान रखें। तो अभी है ना, आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन होगा बताएं? सर हम दिक्कत में पड़ जाएंगे। दिक्कत में क्या पड़ेंगे? ध्यान से समझिए। जैसे ना, ध्यान देना सब लोग, इनिशियली आपको थोड़ा सुनना पड़ेगा, ठीक है ना, एक लेक्चर तक। ठीक है ना, फिर मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा। और ये जो है ये आप नोट कर लेना घर जाके, एक नया सा बुक बना देना। ठीक है ना, एक बुक पे सारा बोझ मत डाल देना। नो डाउट वो बुक जो जिसमें आप डीटी भी लिखते हो, एसएफएम भी लिखोगे, एससीएम भी लिखोगे। कुछ लोग पहले सिलेक्शन में आए थे तो 3-4 लोगों ने बोला था, सो डोंट टेक इट सीरियसली। वी हैव स्ट्रिक्टली अनाउंस देम कि ऐसा सब मत बोलो यार। स्टूडेंट को कंफ्यूज हो जाते, बोले सर कुछ और बोलते हैं, ये लोग कुछ और बोलते हैं।
ठीक है, तो वो मत करना आप लोग, ठीक है ना। तो अलग अलग बुक बना, समझ रहे हो ना। अगर मैं टैक्स रेट्स की बात करूं तो आपको पता है इनकम टैक्स में कितने टैक्स रेट्स होते हैं? आप बताओ, चलो क्या लगता है इनकम टैक्स में कितने टैक्स रेट्स होते हैं? इंटर में किया होगा ना थोड़ा बहुत सर। वो विनिंग वाला था, एक विनिंग फ्रॉम लॉटरी वाला 30% लगता था। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पता है। ऐसे तो ये नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर पाएंगे हम, क्योंकि पूरा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि टैक्स रेट्स में ही बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, आपके 20 मार्क्स के जो एमसीक्यू आते हैं ना, उसमें से 7-8 मार्क्स के एमसीक्यू तो किसके होते हैं? टैक्स रेट्स के होते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना दोस्तों। टैक्स रेट होते हैं दो टाइप के। एक होता है कौन सा, ऐसे 3 टाइप के होते हैं, बट मैं उसको नाम 2 टाइप के देता हूँ। एक होता है इनकम टैक्स रेट्स, दूसरा कौन से रेट्स होते हैं? कौन से रेट्स होते हैं? टीडीएस एंड टीसीएस रेट्स। एंड थर्ड होता है कौन से रेट्स? एडवांस टैक्स रेट्स। ठीक है, इनफैक्ट इसको मैं रेट नहीं मानता हूँ, ठीक है, तो अपने इन दोनों पे ही चर्चा करेंगे, ध्यान से समझ। इनकम टैक्स रेट्स मतलब वो किसके ऊपर अप्लाई होंगे दोस्तों? ऑब्वियस है कि इनकम टैक्स रेट्स है तो वो किसके ऊपर अप्लाई होंगे? इनकम। टीडीएस और टीसीएस के रेट इनकम पे नहीं अप्लाई होते, वो किस पे होते हैं? जो पेमेंट आप करने वाले हो ना, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जो पेमेंट आप किसी व्यक्ति को करने वाले हो उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। मतलब इसका लॉजिक क्या होता है? टीडीएस क्या होता है दोस्तों? टीडीएस इज नथिंग बट द एडवांस टैक्स। जैसे मान लो मुझे कोई इनकम होने वाली है, तो गवर्नमेंट को क्या लगेगा कि इसको इनकम होगी, इस ये जब अपना फाइलिंग करेगा तब जाके आईटीआर फाइल करेगा। बट एक काम करते हैं, इसके पेमेंट में से पहले क्या कर लेते हैं, कुछ परसेंटेज डिडक्ट कर देते हैं, तो इसके पास जो पैसा आएगा वो कौन सा वाला आएगा? टैक्स डिडक्ट होके आएगा। सो आपका टीडीएस डिडक्ट होके आएगा। मान लो आपने 10 लाख रुपए फीस चार्ज किया है किसी क्लाइंट से, तो आपके पास जो पेमेंट आएगा वो आफ्टर टीडीएस वाला ही होगा। मतलब आपके पास कितना आया? 9 लाख रुपए आया, हाँ है ना। तो 1 लाख रुपए तो आपका डिडक्ट होके आया ना। और मैंने क्या बोला, टीडीएस इज नॉट अ सेपरेट लेवी दोस्तों। टीडीएस कोई सेपरेट लेवी नहीं है। टीडीएस अल्टीमेटली किसके सामने जाके सेट ऑफ होगा आपका? इन फ्यूचर किसमें सामने जाके सेट ऑफ होगा? टीडीएस डिडक्ट हो चुका है तो वो टीडीएस किसके सामने जाके सेट ऑफ हो जाएगा? टैक्स लायबिलिटी के सामने ना। कि टीडीएस अलग देना और इनकम टैक्स अलग देना? टीडीएस अलग नहीं देना है, टीडीएस आपको इनकम टैक्स के लिए ही देना है। और टीडीएस का दूसरा नाम क्या है? एडवांस टैक्स। तो सर इससे क्या उखाड़ लिया आप लोगों ने? टीडीएस होने से क्या होगा? टीडीएस होने से ऑडिट ट्रेल होता है। ऑडिट ट्रेल मतलब क्या, कि मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूं तो सामने वाले के लिए इनकम है और मेरे लिए एक्सपेंस है। तो जब मैं पेमेंट कर रहा हूं तो उसी टाइम पे मैं क्या कर दूंगा? टैक्स डिडक्ट कर दूंगा। तो गवर्नमेंट के लिए तो इनकम बुक हो गया ना, बोले इतना इनकम है। फिर जब ये आईटीआर फाइल करेगा तब देख लेंगे क्या होगा, क्या ऊपर नीचे होगा। तो जब वो फाइनेंस एक्ट लेके आते हैं ना, तो उसमें कौन से टैक्स रेट्स वो लोग बताते हैं? इनकम टैक्स रेट्स। और दूसरे कौन से टैक्स रेट बताते हैं? टीडीएस। अभी इनकम टैक्स के रेट्स जो होते हैं ना दोस्तों, वो कौन से ईयर में काम आते हैं? ध्यान से समझना। इनकम टैक्स के रेट्स कौन से ईयर में काम आते हैं? प्रीवियस ईयर में काम आएंगे। इनकम टैक्स मुझे कब पे करना होता है? प्रीवियस ईयर में पे करता हूँ क्या असेसमेंट ईयर? असेसमेंट ईयर में, क्योंकि प्रीवियस ईयर में तो अर्न करूंगा, उसके बाद फाइलिंग करूंगा, तब टैक्स पे करूंगा। बट टीडीएस के रेट्स होंगे ना दोस्तों, वो असेसमेंट ईयर में नहीं, किस ईयर में काम आएंगे? प्रीवियस ईयर। क्यों? पेमेंट कब करूंगा? असेसमेंट ईयर में करूंगा कि प्रीवियस ईयर में? प्रीवियस ईयर। ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी बात है जो स्टूडेंट मिस कर देते हैं। So the finance bill which is announced on 1st Feb 2022, so the TDS rate which is amended by the government is immediately applicable from 1st April. हाँ या ना? तो मुझे मेरे सारे क्लाइंट को बताना पड़ेगा कि टीडीएस के रेट्स क्या हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं, उसमें कोई लिमिट चेंज हो गई है, उसमें कुछ नया एडिशन हुआ है। तो मैं कब से बोलूंगा उनको? नेक्स्ट अप्रैल से बोलूंगा। क्या बोलना पड़ेगा? अब बोलना पड़ेगा, अदरवाइज तो टीडीएस डिफॉल्ट हो जाएगा। और लिस्टेड कंपनी होगी तो बैंड बजा देते हैं ये लोग क्लॉज 49 के अंदर। अगर टीडीएस डिफॉल्ट होता है ना, तो लिस्टेड कंपनी का तो बहुत बड़ी बड़ी पेनल्टी है सेबी कि तुम लोग ड्यू डिलिजेंस या कंप्लायंसेस नहीं करोगे तो रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। सो द लिस्टेड कंपनी इज वेरी मच सीरियस अबाउट देयर कंप्लायंसेस। क्यों? क्योंकि उनको तो सब टाइम टू टाइम एक रूल आता है एलओडीआर, जो लिस्टिंग कंपनीज के लिए क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। सो अभी इस केस में आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको?
तो जो फर्स्ट वेब को जो फाइनेंस बिल आया उसमें जो टीडीएस के रेट अमेंडमेंट किए होंगे वो कब से एप्लीकेबल होंगे? असेसमेंट ईयर से एप्लीकेबल होंगे कि इमीडिएट? इमीडिएट बोले कर दो चालू। मान लो उन्होंने 5% की जगह 10% टीडीएस डिडक्ट करने को बोला है, तो क्या आप बोलोगे क्या क्लाइंट को? बोले 31 मार्च तक जो रेट था वो डिडक्ट कर लो, फिर 1 अप्रैल से ध्यान रखना किसी को भी पेमेंट करो तो अभी टीडीएस 5% की जगह कितना काटना है? 10% काटना है। आपने मान लो गलती से 5% ही काटा, शॉर्ट लेवी का नोटिस आएगा, बोले तुमने कम टीडीएस क्या किया है, डिडक्ट किया। समझ रहे हो? अभी मैं जो पॉइंट कनेक्ट करना चाहता हूँ उस पर आइएगा। अभी दिक्कत क्या होगी? दिक्कत कब होगी? सॉरी, दिक्कत कौन से ईयर में होगी? 2024 में। क्या दिक्कत होगी? ध्यान से समझिए। वो लोग कब बात कर रहे हैं? 1 जुलाई 2024 को लाएंगे, बट ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल 24। तो 1 अप्रैल 24 को ईयर स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें तो टीडीएस का रेट कौन सा लूंगा? तो टीडीएस का रेट ऑब्वियस है कि कौन सा वाला लूंगा? ओल्ड। अभी उन्होंने क्या बोला पता है? 1 जुलाई 2024 को आके उन्होंने टीडीएस का रेट क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो चेंज करके क्या किया पता है? ओल्ड के हिसाब से 5% था और चेंज करके कितना कर दिया? 10%। टीडीएस का रेट बदल दिया, बोले अब से 10%। और ये बोलो किसके बात करें, किसके रेफरेंस में बात करें? फाइनेंस एक्ट 2024 के रेफरेंस। सो इफ यू आर टेलिंग दैट फाइनेंस एक्ट 2024 में के रेफरेंस में बात करें, सो इट इज रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल। ये बोले यार तुम जबरदस्त करती है, तुमको पहले बताना चाहिए ना। आप लॉजिक समझ रहे हो मैं क्या बोल? तुमको पहले बताना चाहिए ना कि 5% की जगह कितना होगा? 10%। गवर्नमेंट ने बोला यार ये तो फंसने वाली बात होगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इस बात को एडमिट किया और उन्होंने क्या बोला बताए? एक काम करिए, आप 1 फरवरी को बिल लेके आओ, बट वो कौन सा वाला बिल होगा? वो कौन सा वाला बिल होगा? हम आपको फाइनल बिल नहीं लाने देंगे, बट आप कौन सा बिल लेके आ सकते हो? इंटरिम बिल लेके आ सकते हो। कौन सा बिल? इंटरिम बिल। वो इंटरिम बिल कब तक एप्लीकेबल होगा? जब तक क्या नहीं आ जाता? 1 जुलाई 2024 नहीं आ जाता, तब तक वो कौन सा बिल रहेगा? इंटरिम बिल। तो वो आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो जो 2025 वाली बैच आएगी ना, उनको दोनों बिल पढ़ाने पड़ेंगे। कौन सा बिल? लकीली यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट एंड यू आर केपेबल इनफ कि आप वहां तक तो क्लियर कर ही लोगे। इनफैक्ट आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लोगे। आई विश दैट कि आप सब लोग सीए में कंप्लीट कर लो। आप लॉजिक समझ रहे हो? लॉ मेकर का दिमाग पढ़ना है ना, कि लॉ पढ़ना है, उसका माइंड रीड करना है। तो उसने क्या किया? बोले हम फंस गए। कब फंस गए? 1 अप्रैल को हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम क्या करें। तो बोले कि एक काम करो, इंटरिम बिल लेके आ जाओ और बोल दो सबको कि इंटरिम बिल में जो रेट लिखा है उसके हिसाब से डिडक्ट कर दो। वी विल मेक श्योर दैट कि इंटरिम बिल में जो बोला है उसको हम चेंज नहीं करेंगे फाइनेंस बिल, क्योंकि फाइनेंस बिल इज इन एडिशन टू इंटरिम बिल, नॉट इन रिप्लेसमेंट टू इंटरिम बिल। मतलब जो हम अभी बोल रहे हैं ना, वो हम फाइनेंस बिल में रिपीट नहीं करेंगे और ना ही हम उसको क्या करेंगे? चेंज करेंगे। समझ रहे हो? ठीक है, सो ये ध्यान रख। तो ये ध्यान रखना आप लोग। ये मैंने पूरा फाइनेंस एक्ट का स्टोरी बताया है। मैंने इतना नहीं बोला है कि 1 फरवरी को आ जाएगा, देख लेना तुम लोग क्या आएगा, क्या बोलना है, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या बोलना है। तो वो मान लो आप जिस जगह पे आर्टिकलशिप करते हो, वहाँ के एम्प्लॉयर आपको बोलते हैं कि फाइनेंस बिल आया है, टीडीएस के रेट चेंज किए हैं, अलग अलग चैप्टर्स में होते हैं टीडीएस के रेट्स उन्होंने चेंज किए, तो आपको क्या इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि वो कब से एप्लीकेबल हो जाएगा? इमीडिएट अप्रैल से होगा ना, तो इमीडिएट अप्रैल से होगा तो उस टाइम पे इम्प्लीमेंट कर दो। बट सर हम 2024 में फंसेंगे, 2029 में फंसेंगे, तो दे हैव प्रोवाइडेड द रेमेडियल ऑप्शन कि फॉर दैट वी विल गिव द इंटरिम बिल एंड अकॉर्डिंग विद द इंटरिम बिल यू विल डिडक्ट। ओके, एंड व्हाटएवर वी हैव सेड इन द इंटरिम बिल वी विल नॉट चेंज, हम चेंज नहीं करेंगे। समझ रहे हो? ठीक है, सो ये ध्यान रखो। सो 4 सेक्शन के नाम मैं बताता हूँ। ऐसे तो मैंने बहुत कुछ बता दिया, अब देखोगे ना तो बहुत कुछ बता दिया, बताया ना, बहुत कुछ बता दिया। इनफैक्ट ऐसा बोल सकते हैं कि काफी सारे चैप्टर्स का मैंने स्टार्टिंग पॉइंट आपको बता दिया। ओके, सो ध्यान दीजिएगा। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको, वो जो मैंने बोला ना सप्लीमेंट्री लेना है, उसमें ये वाले सेक्शन लिखना। बाद में आपको जो ठीक लगे वो लिखना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वो आर्टिकल तो लिखने हैं,
कितने कितने आर्टिकल बताएं, फिर मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। 265, 246, 246A किस किस के लिए थे वो भी याद रखें। 246 is for the exclusive levy, 246A is for the dual levy, which is specifically created for GST. There is no other levy in 246A. That is only levy that is possible in 246A. That is nothing but a dual levy. जैसे दूसरे भी ला दो ना, इधर भीड़ हो रहा है उधर। अरे भीड़ थोड़ी ना होता है, टाइटल पढ़ो पहले, टाइटल पे क्या लिखा है, एक्सक्लूसिव है, तो एक्सक्लूसिव वाला थोड़ी ना ड्यूल में ला सकते हैं, और ना ही ड्यूल वाला एक्सक्लूसिव में लेके जा सकते हैं। ओके, एंट्री नंबर कौन सा था, 82। सेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स, जो ऑलवेज क्या होता है दोस्तों, इंट्रोडक्शन। तो मैं क्या इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपको, सेक्शन 1 एप्लीकेबल टू, मतलब जो इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल टू क्या होता है, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो इनकम टैक्स जो इंडिया में आपने इनकम अर्न किया है उसके ऊपर टैक्स आपको इंडिया में क्या करना है, पे करना है। सेक्शन 2 जो आपके सिलेबस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, जो इंटर में आपने छोड़ दिया होगा, बट यहाँ पे वो छोड़ेगा नहीं आपको, क्योंकि अगर आपने इसको छोड़ दिया ना तो बाकी सारे लोग बहुत आपको तंग करेंगे, ठीक है ना। सेक्शन नंबर 2, इसका नाम है डेफिनेशंस। डेफिनेशन का मतलब क्या होता है कि जो पूरे इनकम टैक्स में हम जो पढ़ने वाले हैं उसका एग्जैक्ट मीनिंग एंड स्कोप इसमें डिफाइन किया होगा। व्हाट डू यू मीन बाय अमालगमेशन, व्हाट डू यू मीन बाय डीमर्जर, ओके, व्हाट डू यू मीन बाय एसएससी, व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, ये सब कुछ उसमें डिफाइन किया होगा, ठीक है। अभी डेफिनेशंस है, वो आप सिर्फ याद रख लेना कि डेफिनेशंस उसमें दे रखी, अलग अलग डेफिनेशंस हैं। जैसे एक हमें पढ़नी पड़ेगी सेक्शन 247, एक हमें पढ़नी पड़ेगी 214 जो इनिशियली हम पढ़ने वाले हैं। जैसे 247 में लिखा है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट, क्या लिखा है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट। 214 में क्या लिखा है पता है, कैपिटल असेट। तो सर ये तो क्या बात हो गई, या तो आप ट्रांसफर की बात करो या तो आप कैपिटल असेट। यहाँ पे उन्होंने 214 में क्या डिसाइड किया, बोले कैपिटल असेट मतलब क्या होता है। तो कैपिटल असेट पे टैक्स नहीं है, टैक्स किसके ऊपर है, कैपिटल गेन पढ़ा होगा ना आपने इंटर में। कैपिटल गेन किस पे लगता है, कैपिटल असेट पे लगता है, कि जब कैपिटल असेट बेचते हो तब लगता है। तो आपको क्या पढ़ना है, पहले तो ये पढ़ना पड़ेगा कि कैपिटल असेट क्या है, और दूसरा क्या पढ़ना पड़ेगा, उसका ट्रांसफर क्या है। समझ रहे हो, ठीक है। सो ये ध्यान रखना आप लोग। तो जो छोटी मोटी बातें हैं जो डिफाइन की होगी, जितना कॉन्क्रीट डेफिनेशन पढ़ोगे उतना आपके लिए सही रहेगा। और ये तो आपको पता ही होगा, डेफिनेशन 2 टाइप की होती है, एक होती है एक्सक्लूसिव, दूसरी होती है इंक्लूसिव। इनकम टैक्स वाले हमेशा मानते हैं इंक्लूसिव डेफिनेशन देने में, क्यों, क्योंकि कभी भी कोई भी सीन हो जाएगा। एक्सक्लूसिव मतलब तो कंप्लीट डेफिनेशन हुई, इसलिए वो लोग कंप्लीट बात नहीं करेंगे कभी। बोले हम कभी कंप्लीट नहीं हो पाए तो हम हमारी डेफिनेशन को कैसे कंप्लीट कर सकते। हर साल तो हम अमेंड करते हैं ना, कुछ कमियां रह जाती है इसलिए। सेक्शन नंबर कौन सा, 3 इनकम टैक्स का, उसमें उन्होंने बताया हुआ है क्या, प्रीवियस ईयर, ठीक है। ये सब मटेरियल में भी दिया होगा आपको। प्रीवियस ईयर मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, प्रीवियस ईयर मतलब जिस ईयर में आप इनकम को अर्न करोगे, ठीक है। कोई भी टैक्सेशन सिस्टम होता है उसमें एक टैक्स साइकिल होता है। तो क्या टैक्स साइकिल है, इनकम टैक्स का टैक्स साइकिल मंथली है कि ईयरली है, ईयरली। तो हमें टैक्स ईयरली पे करना होता है। वो बात अलग है कि बाद में वो टीडीएस भी डिडक्ट करते हैं, फिर एडवांस टैक्स भी भरवाते हैं, तो कहाँ से सर ईयरली हुए, बट फाइलिंग तो ईयरली होता है ना, टीडीएस का फाइलिंग अलग होता है। सो प्रीवियस ईयर, जिस ईयर में हम इनकम को अर्न करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं दोस्त, प्रीवियस ईयर। और जिस ईयर में हम क्या पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं, उसको हम कौन सा ईयर बोलते हैं, असेसमेंट। हाउएवर असेसमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द सेक्शन 3। हाँ, असेसमेंट ईयर में आपको लिखना है तो आप घर जाके लिख लेना, सेक्शन 2 क्लॉज कौन सा है, ठीक है। देखो मैंने पहले भी आपको बोला, विदाउट सेक्शन डील नहीं करेंगे। अगर डील करना है तो पहले सेक्शन को डील करना है, फिर बाद में उसके प्रोविजन को डील करना है, ठीक है। तो ध्यान रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, मैं सिर्फ आपको टाइटल बता देता हूँ उसका, दैट इज
सेक्शन नंबर 4, ओके, जो इनकम टैक्स का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दैट इज नथिंग बट दी व्हाट, चार्ज, बिकॉज विदाउट चार्ज एनीथिंग कैन नॉट वर्क। देखो, लेवी होता है और एक होता है चार्ज। लेवी मतलब क्या, टैक्स इंपोज करना। तो आपने टैक्स तो इंपोज कर दिया, बोले हमने टैक्स लगा दिया, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि कितना लगा है, कि छोड़ दोगे, बोले ले लेंगे ना यार, असेसमेंट ईयर में आओ तब देख लेंगे क्या है, ये तो देख लेंगे 10-20% जो भी आपके लिए छोड़ना है छोड़ देंगे, बाकी हम ले लेंगे। ऐसा होगा नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ये बन जाता है चार्ज। चार्ज में वो लोग क्या बताते हैं, टैक्स रेट्स बताते हैं, जो हमें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है, ठीक है। सो विदाउट चार्ज वी कैन से लाइक बेसलेस सिस्टम, सिर्फ लेवी है पर चार्ज नहीं है। उन्होंने बोला हम इनकम टैक्स लगाएंगे, बट उनको कहीं नहीं पता कि हम कितना लगाएंगे, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहला स्टेप होता है लेवी, दूसरा होता है चार्ज, तीसरा होता है कलेक्ट। तो पहले लगाओ, फिर बताओ कि कितना लगाए यार टैक्स, फिर बाद में क्या करो, कलेक्ट करो। सो लेवी, उनके हिसाब से लेवी मतलब क्या होता है कि लेवी में भी चार्ज आ ही जाता है, बट हमें सेपरेट इसलिए करके पढ़ना है क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है, आपने सुना होगा एग्जेम्पशन है। एग्जेम्पशन मतलब इनकम टैक्स का एग्जेम्पशन, मतलब उसमें लेवी है बट चार्ज मिसिंग है, मतलब आप टैक्स लगा सकते हो बट आपने पब्लिक इंटरेस्ट में उसको एग्जेम्प्ट किया हो, समझ रहे हो। तो कभी कभार क्या होता है कि लेवी होता है पर चार्ज मिसिंग होता है, इसका मतलब वो एग्जेम्पशन में उन्होंने कवर किया हो, समझ रहे हो। तो 1 to 4 ये याद रखना, अभी के लिए इतना याद रखना। बाकी जो मैंने आपको बताया है दैट इज ओनली फॉर द व्हाट, जस्ट हैविंग द बैकग्राउंड म्यूजिक अबाउट दिस, हैविंग द नॉलेज और हैविंग द फैक्ट दैट कि हमें कौन से चैप्टर्स हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। इट माइट हैव बीन द पॉसिबिलिटी कि मैंने कुछ चीजें ना कंसीडर की हो, बट वो एज एंड व्हेन जब आएगी तब हम डिस्कस तो करेंगे। जैसे इंटरेस्ट वाला पार्ट मैंने कवर नहीं किया, पेनल्टी वाला नहीं कवर किया, तो वो सब चीजें स्मॉल टॉपिक्स में आती है, तो वो आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। इवन एक एक्ट और भी है, ब्लैक मनी एक्ट। कौन सा, ब्लैक मनी। आपका पैसा पड़ा है स्विस बैंक में, ठीक है, तो उसको किस तरह से डील करना है, तो वो उसमें भी लिखा हुआ है सब, ठीक है। सो पहले मैं बता देता हूँ कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था। तो पहले से स्टार्ट करते हैं, आर्टिकल 265 बताया था, फिर आपको अलग अलग मॉडल्स बताए हैं। यूएस में कौन सा टैक्स मॉडल फॉलो होता है पता है, स्टेट मॉडल। कौन सा, स्टेट, वो लोग स्टेट इनकम टैक्स मॉडल फॉलो करते हैं। मतलब यूएस में आप टैक्स देखोगे ना, तो यूएस में इनकम टैक्स जो होता है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेती, कौन लेता है, स्टेट गवर्नमेंट। जैसे आपके, सिर्फ आपके लिए नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, जैसे आपने वॉशिंगटन सुना होगा, तो वो वॉशिंगटन डीसी इज द यूएस कैपिटल। तो वॉशिंगटन डीसी मतलब वहां पे सारा सेंट्रल सेक्रेटरीट बैठता है, और वॉशिंगटन मतलब एक स्टेट है, तो वॉशिंगटन डीसी मतलब क्या हो गया, वहां पे सारे ऑफिसेस आपको कौन से गवर्नमेंट के मिलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। और वॉशिंगटन मतलब जो नॉर्मल स्टेट होता है। तो मान लो दिल्ली है, तो पूरा इंडिया यूनियन, हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट है वो पूरा कहाँ बैठता है, दिल्ली में बैठता है। तो इन फ्यूचर आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि दिल्ली को भी वो लोग अलग अलग नाम दे देंगे कि दिल्ली ये वाला पार्ट है, मतलब वहां पे सिर्फ कौन सी लॉबी होती है, सेंट्रल सेक्रेटरीट्स जो होते हैं, सेंट्रल जो हाउसेस होते हैं वो हो गए। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग स्टेट मॉडल को अप्लाई कर दिया, बोले हमारा जो इनकम टैक्स होगा ना वो स्टेट मॉडल होगा, ठीक है। बट इंडिया ने बोला कि नहीं, स्टेट मॉडल नहीं होगा, बहुत मेजर रेवेन्यू है, तो यूनियन के पास ही रखते हैं, ठीक है। आर्टिकल 246, तो 246 दोस्तों कौन सा मॉडल है, एक्सक्लूसिव। और क्यों एक्सक्लूसिव वो मैंने बता दिया, 246 है, दैट इज अ ड्यूल। एक्सक्लूसिव में भी लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 में मैंने आपको बताया कौन सा नंबर का एंट्री है, 82। और जब ग्रुप 4 में आए तब ये कस्टम्स वाला भी याद रख लो अभी से, एंट्री नंबर कौन सा, 83। ओके, क्या क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया, एक्ट, फाइनेंस एक्ट, नोटिफिकेशन, सर्कुलर एंड रूल्स एंड रेगुलेशन। सर्कुलर कुछ हद तक पढ़ने पड़ेंगे, इवन केस स्टडीज भी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि अभी फिजिकल एग्जाम हो चुका। केस स्टडी पिछले 3 साल के सुप्रीम कोर्ट के जितने भी डिसीजन है सारे पढ़ने पड़ेंगे, 3 साल के। किसके डिसीजन, हाई कोर्ट के नहीं, हाई कोर्ट का डिसीजन देखते ही उसको इग्नोर कर देना, ट्रिब्यूनल का भी छोड़ देना, अपील वाला मैटर भी छोड़ देना, सिर्फ कौन सा वाला, वो क्यों ऐसा वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी अभी थोड़ा ज्यादा डोज हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला, सुप्रीम, वो भी पिछले 3 साल का।
मतलब 23 में एग्जाम है ना, तो 23 का एग्जाम है तो 2022, 21 और 2020 ये 3 साल के 25-26 केस स्टडीज है, वो मैंने देख लिए अभी तक, तो इतने ही है। एक दो ऐड होंगे तो मैं आपको उसका मटेरियल तो दे ही दूंगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड ये जो मैंने आपको फ्लो बताया, दैट इज नथिंग टू डू विद दी बेसिक्स, बट स्टिल मैंने आपको इसलिए बताया सेक्शन वाइज ताकि आप उसको रिलेट कर सको एज एंड व्हेन जब वो अपीयर होता है। क्लियर हो गया सबको? तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। तो बेसिक्स पहले हम कंप्लीट करेंगे, देन वी विल गो टू दी पीडीएफ। कोई डाउट हो तो पूछ लो दोस्तों, फिर ये मैं फाइल तो आपको शेयर कर ही देता हूँ। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स कोई डाउट है तो पूछ लो। लिख लोगे ना आप घर जाके, सप्लीमेंट्री बाय कर लेना आप लोग, ठीक है, या तो फिर कोई नोटबुक में भी आप लिख सकते हो। वी डोंट हैव एनी इश्यूज विद दैट, ओके। बट मैंने क्या बोला, कभी भी रेड पड़ेगी और सीधा क्या होगा, कॉन्फिस्केशन होगा। समझ में आ रहा है? बीच बीच में मैं थोड़े ऐसे वर्ड्स आपको बता दे जाऊंगा जो ऐसे होते हैं ना, जो प्रैक्टिकल लाइफ में देखो बाहर जाके यूज नहीं करना है। यहाँ का ज्ञान यही रखें, बाहर जाके कहीं यूज कर लिया और फिर बाद में मान लो फंस गए और मुझे फोन किया कि सर आपने ऐसा बोला था, तो मैंने आधा ही बोला है, पूरा तो बोला नहीं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वो ज्ञान ये जो होता है वो पूरा मिल जाए उसके बाद किसी के ऊपर अप्लाई करना, ठीक है। ऑनलाइन वाले जो दूसरे जो बच्चे हैं उनको कोई डाउट? अभी तक हमने कोई बैच नहीं बनाया है और ना ही कोई व्हाट्सएप ग्रुप है। ये पूरा बैच फाइनलाइज हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद बैच बनेगा। ओके, सो ये लेक्चर यूट्यूब पे मिल जाएगा पब्लिक में, ठीक है। तो अगर देखना है, ऐसे देख के क्या करो, अभी सुन लिया ना, ठीक है ना, बट फिर भी मान लो कि कुछ देखना है तो आप वहां पे देख सकते हो। और जो स्टूडेंट्स अहमदाबाद से हैं, ध्यान से समझ लो, वो ऐसा ट्राई करें कि वो लोग फिजिकली लेक्चर में आए, ठीक है ना। क्योंकि ऑनलाइन में रिटेंशन रेशियो मुझे जहां तक लगता है वो थोड़ा क्या होता है, अनलेस एंड अदरवाइज यू आर सुप्रीमली इंटेलिजेंट, तो मुझे कोई इश्यू नहीं है। बट फिजिकल में जितना आप आओगे उतना आपके लिए ज्यादा क्या रहेगा, बेटर रहेगा, ठीक है ना। यू विल फील दैट। बट अगर मान लो कि इट इज नॉट पॉसिबल, तो यू कैन कंटिन्यू विद द ऑनलाइन सेशन। जो लोग हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो आ सकते हैं उनकी बात, ठीक है ना। जो नहीं आ सकते वो कोई बात नहीं। कोई डाउट है? बाकी जो बच्चे हैं उनको कोई डाउट हो तो पूछ लो। अभी इनिशियली तो डेमो लेक्चर्स रहेंगे, ठीक है ना, 2-3 और होंगे, फिर आप लोग देख लीजिएगा रजिस्ट्रेशन वगैरह का, ओके। सो यहाँ तक रखते हैं। आई होप कोई डाउट नहीं होगा बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक रखते हैं। कोई डाउट नहीं है ना, सबको समझ आया? ठीक है, चलो।